जय गुरु नानक, जय गुरु राम। आप सबको सादर जय जिनेन्द्र। मैं बहुत अनुग्रहित हूँ कि मुझे संघ के लिए कोई काम करने का अवसर मिला है और खास तौर से कलकत्ता संघ के लिए जब मैं आज जून से आप लोगों के साथ हूँ तो मुझे एक अलग तरह की खुशी है, क्योंकि मैं आप लोगों को बताऊं कि मेरा जन्म स्थान कलकत्ता है। तो अपनी रूट्स की तरफ जब भी जाने का मौका मिलता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। और आप सब जब लॉकडाउन में हैं और अपनी-अपनी बाड़ियों में लगभग कैद होंगे शायद, तब बातचीत करने का जो सारा माहौल है वो एक दूसरे तरह का है। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है जब कल मेरी मनोज भाई से बात हो रही थी और मैंने देखा कि आप लोग लास्ट 22 डेज़ से लगातार अपने आप को अपग्रेड करने के लिए अलग-अलग लोगों से बातचीत कर रहे हैं, क्लास ले रहे हैं। तो ये ही एकमात्र सबसे बेहतरीन काम है जो हम इस दौर में कर सकते हैं। मेरा ऑडियो ठीक आ रहा है कपिल? ओह! ऑलराइट। तो यही एक सबसे अच्छा काम है जो हम इस दौर में कर सकते हैं। मैं बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूँ। पावर ऑफ कम्युनिकेशन की बातचीत आज हम करने जा रहे हैं। इस विषय पर मैं लगभग 20 सालों से पूरे देश में और देश के बाहर भी बोलता रहा हूँ। पूरी 84 लाख योनियों में एकमात्र हम हैं जिसको ये कैपेसिटी हासिल है कि हम अपने थॉट्स को कम्युनिकेट कर सकें। इसके अलावा किसी भी योनि में कम्युनिकेशन का इतना स्ट्रॉन्ग मीडियम नहीं है। साइंस ऐसा मानता है, हमारी पुरानी टेक्स्ट भी हमको ये बतलाती है कि पक्षियों में भी, पेड़ों में भी, जानवरों में भी आपसी संवाद होता है। लेकिन वो संवाद कितना क्लियर होता है इसके बारे में ज्यादा हमें पता नहीं है। लेकिन हमें अपने बारे में पता है कि हम जो चाहें, जो सोच रहे हैं, जो प्रिज्यूम कर रहे हैं, उसको हम बहुत अच्छे तरीके से सामने वाले को और पूरी दुनिया को बतला सकते हैं। ये जो इतनी बड़ी कैपेसिटी हमको मिली है एक मानव होने के नाते, हम उसका कैसे इस्तेमाल करते हैं ये हम पे डिपेंड करता है। आज का ये सेशन हम थोड़ी सी देर के बाद इस पे आपके क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन 50% टाइम हम आपके क्वेश्चंस को देंगे ताकि क्वेश्चन के थ्रू जो रियली आपके दिमाग में चल रहा है कम्युनिकेशन को लेकर, तो उस पर बात करेंगे। तो वो मेरे ख्याल से और ज्यादा रेलेवेंट होगा। बातचीत के इस सिलसिले के दौरान जब मेरी बात से सहमत हों, चूंकि आप अनम्यूट हैं, तो आप ऐसे जरूर करिएगा, क्योंकि हम बरसों से लगातार उसी तरह से बात करने के आदी है कि सामने सैकड़ों हजारों हमारे ऑडियंस होते हैं और हम उनकी आंखों में आंखें डालकर उनके रेस्पॉन्सेस को देखकर अपनी बातचीत करते हैं। डिजिटली ये पॉसिबल नहीं है कि हम आपकी एनर्जी को यहाँ फील कर सकें, लेकिन हम कुछ ऐसे सिग्नल और साइंस करके एक दूसरे की एनर्जी को एक्सचेंज करने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि हमारा ये जो सेशन है ये लाइव बना रहे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम इकट्ठा होकर बात कर रहे हैं। ऑलराइट, गॉट इट? और सिर्फ कपिल ने हाथ उठाया और मनीष जी ने हाथ उठाया है, ऐसे आप सब लोग यस, विजय जैन जी ने हाथ उठाया है, ऐसे ही आप सब लोग थोड़े रेस्पॉन्सिव हो जाएं पूरे सेशन के दौरान, तो हम इसको मजेदार बातचीत का सिलसिला बनाना चाहते हैं। और पहली फीमेल मुझे नजर आ रही है यहाँ पर और नाम है रेडमी, नहीं वो तो उनके मोबाइल का नाम होगा जो स्क्रीन पर आ रहा है। ऑलराइट, ऑलराइट। तो हम इस सेशन को लाइव बनाते हैं और कम्युनिकेशन पर हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, तमाम उम्र, पूरी जिंदगी भर, जहां से हम अपना सिलसिला शुरू करते हैं, जब हम 5-6 साल के हो जाते हैं और थोड़ा बहुत बोलना सीख जाते हैं, वहां से लेकर अपनी आखिरी सांस तक एक चीज होती है जो हमारी पूरी पर्सनालिटी को
रिफ्लेक्ट करती है, चाहे हम कहीं भी जाएं। हम जहां भी जाते हैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल के थ्रू ही हम अपने आप को, अपनी पूरी पर्सनालिटी को, अपनी एजुकेशन को, अपने नॉलेज को रिफ्लेक्ट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। बाकी चीजें, आईआईटी के स्टूडेंट की जो डिग्री है वो फ्रेम में कैद होकर उसके घर में लगी हुई होती है, लेकिन वो स्टूडेंट, वो प्रोफेशनल कहीं भी जब जाता है तो उसके बातचीत के कुछ पहले 2-4 मिनट में ही ये पता लग जाता है कि ये बहुत ही वेल क्वालिफाइड है, अबव एवरेज आदमी है, और उसकी बातचीत अगले कुछ मिनटों में इतना प्रभाव छोड़ती है कि सुनने वाला एक अलग तरह की मानसिकता से उसको सुनने लगता है, क्योंकि उसके कम्युनिकेशन में वो सारा कुछ रिफ्लेक्ट होता है जो उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा है। तो इसलिए ये जो कम्युनिकेशन की स्किल है वो इतनी पावरफुल हो जाती है। मुझे पहली स्क्रीन पे जितने लोग हैं वो लाइव दिख रहे हैं, बाकी जो 3 स्क्रीन और हैं उसके जो मेंबर्स हैं वो सारों के नाम दिख रहे हैं, लेकिन वो स्क्रीन पर दिख नहीं रहे हैं। कपिल जी, इसका क्या रीजन है? सारे सबको लोगों के सबको वीडियो स्टार्ट वीडियो नहीं और दिखते नहीं है कुछ कम्युनिकेशन के कारण? नहीं वीडियो स्टार्ट नहीं किया है सबने। अच्छा, उन लोगों ने वीडियो स्टार्ट नहीं किए हैं। हाँ, ऑल राइट, तो मैं बाकी लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि वो अपने वीडियो स्टार्ट करें ताकि मैं उनकी एनर्जी से भी 1-2 हो सकूं, और जब आप सब लोग दिखलाई पड़ने लगेंगे तो बातचीत का मजा और बढ़ जाएगा। एक साथ इतने सारे लोगों की एनर्जी मेरी तरफ आने लगेगी। ऑल राइट, तो ये जो कम्युनिकेशन स्किल है जिसको लेकर, हाँ, बहुत सारे लोग दिखने लगे हैं मुझे। तो ये जो कम्युनिकेशन की, बातचीत की हमारी जो कला है, ये हमारे साथ तमाम उम्र हर जगह पे जाती है। जब हम स्कूल में जाते हैं, हम कॉलेज में जाते हैं, हम व्यापार में जाते हैं, हम रिलेशंस में जाते हैं, हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, हम समाज के प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, हम अपने महाराज साहब से जब कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो हर जगह हमारी यही स्किल सबसे ज्यादा काम आती है। अभिषेक कोठारी अभी-अभी मुझे नज़र आ रहे हैं, ऐसे यंग लोगों को देखकर भी बहुत अच्छा लग रहा है। ऑल राइट, तो इससे होता क्या है? इस कम्युनिकेशन स्किल के अच्छे होने से ही हमारा लोगों से बहुत अच्छा रैपो बनता है। हमें हमारे क्लाइंट्स के साथ हमारे कॉम्पिटिटर के मुकाबले ज़्यादा सफलता मिलती है। जैसे कि आप देखेंगे कि जो सोना है, वो लगभग पूरी दुनिया में पीले रंग का ही होता है और चांदी का रंग सफेद ही होता है। लेकिन आप देखेंगे कि सराफा के बाजार में कुछ दुकानें होती है जिनके यहाँ भीड़ लगी होती है और ग्राहक इंतजार करते हैं, और कुछ दुकानों पर वही पीले रंग का सोना और सफेद रंग की चांदी लेने वाला कोई नहीं होता। उसका कारण क्या होता है? उसका कारण होता है कि वो शॉपकीपर का कम्युनिकेशन लोगों के साथ उतना अच्छा नहीं है, उतना अट्रैक्टिव नहीं है, उतना इम्प्रेसिव नहीं है। इसके कारण धीरे-धीरे लोग उस तरफ इकट्ठे हो जाते हैं जिसका कम्युनिकेशन अच्छा होता है। कुछ लोगों को आप देखते हैं कि जिनके बहुत सारे दोस्त होते हैं, और कुछ लोगों के घर वाले भी ठीक-ठीक उनके दोस्त नहीं होते। उसका कारण क्या है? उसका भी कारण यही है कि हमारी बातचीत करने का लहजा कैसा है। हमारी ज़िंदगी में जितने लड़ाई-झगड़े होते हैं, उनके पीछे जो कारण ज़िम्मेदार हैं, उसमें से ज़्यादातर हमारी बातचीत होती है। चीज़ बहुत बड़ी नहीं होती बहुत बार, बहुत छोटी चीज़ होती है, लेकिन उसके लिए झगड़ा बहुत बड़ा हो जाता है। तो उसका भी कारण यही होता है कि हम, हमारी बातचीत करने का जो तरीका है, जो चीज़ों को पेश करने का तरीका है, वो उतना अच्छा नहीं होता, तो छोटी बात भी बहुत बड़ी बन जाती है। हम सोचते हैं कि लड़ाई झगड़ने का कारण कोई बड़ी बातें होंगी, लेकिन आप अगर झगड़ों की जड़ में जाकर एनालिसिस करेंगे तो 90% झगड़े बिना किसी बड़ी बात के होते हैं। क्या आप सब मेरी इस बात से सहमत हैं कि ज्यादातर झगड़े बड़ी बात के नहीं होते? हम्म, कुछ लोग सहमत हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि जिससे हमारी ये बातचीत करने का तरीका ऐसा हो जाए कि जिससे हम अपने आप को 100%
अच्छे तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकें। देखिए, हम कपड़ों पे कितना ध्यान देते हैं, वेल ड्रेस होकर ही हम घर से निकलते हैं, शादी ब्याह के हमारे कपड़े अलग होते हैं, दुकान जाने के कपड़े अलग होते हैं, किसी मीटिंग में जाने के कपड़े अलग होते हैं। लेकिन आप सोच कर देखिए, कोई बहुत बेहतरीन वेल सूटेड बूटेड आदमी भी अगर बात करने में उसके कंटेंट ना हो, कोई सामग्री ना हो बातचीत करने में, तो थोड़ी देर बाद उसके सूट का जो पूरा इंप्रेशन है वो हमारी नजर से हट जाता है। तो मैं स्टार्टिंग के ये 15 मिनट हो गए हमें बातचीत करते हुए, मैं वो स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा था कि कम्युनिकेशन कितनी साधारण हमारी रोजमर्रा की चीज होते हुए भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है। यूजुअली हम बाकी चीजों पे काम करते हैं, लेकिन अपनी कम्युनिकेशन, अपनी बातचीत करने के तौर तरीकों पर काम नहीं करते। क्योंकि उसका एक और बहुत बड़ा कारण है कि जो हमारी पूरी एजुकेशन होती है, पूरी एजुकेशन में हमको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स सब बतलाया जाता है। लेकिन अभी तक हमारी टेक्स्ट में ये नहीं बतलाया जाता कि इन सब चीजों को प्रॉपर तरीके से हम एक्सप्रेस कैसे करें। इसको हमारी इंडिविजुअल कैपेबिलिटी पे छोड़ दिया जाता है। इस पर भी उतना ही सिस्टमैटिक काम होना चाहिए जितना मैथ्स या साइंस या पोएट्री पर या ह्यूमैनिटीज पर होता है। क्योंकि आफ्टर ऑल सारा नॉलेज फाइनली इसी विंडो से बाहर आता है, जो कम्युनिकेशन का विंडो है, हमारी बातचीत का विंडो। परसों जब मेरी राजेंद्र भैया से इस क्लास के बारे में बात हो रही थी, तो मेरे ख्याल से राजेंद्र भैया लाइव नहीं है ना अभी? ऑल राइट। तो तब वो कह रहे थे कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, बड़ी अच्छी वो बातचीत कर लेते हैं, लेकिन जब कभी भी उनको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके बोलने को कहा जाता है तो वो बड़े नर्वस हो जाते हैं या अटक जाते हैं। मैं आपसे कहना ये चाहता हूं कि अगर आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अच्छा बोलना चाहते हैं तो उसके लिए बार बार स्टेज पर आकर माइक पर बोलने से प्रैक्टिस सिर्फ नहीं होती। अगर आप एवरीडे अपनी बातचीत करने के लिए अवेयर हो जाएं कि मैं कैसे बोल रहा हूं, कितना बोल रहा हूं, क्या मेरे बोलने में मेरा पूरा नैरेटिव जो मेरे अंदर चल रहा है वो ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर हम इसके लिए अवेयर हो जाएं तो हम किसी दिन स्टेज पर भी उतनी ही आसानी से बात कर सकेंगे जितनी आसानी से हम अभी बातचीत करते हैं। होता क्या है कि जब हम स्टेज पर जाते हैं तो बहुत सारी तैयारी करते हैं, राइट अप लिखते हैं, अवेयर होते हैं, लैंग्वेज के बारे में सोचते हैं, बॉडी एक्सप्रेशन के बारे में सोचते हैं, पर कोई भी चीज एक दिन की सोची हुई काम नहीं आती। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप लगातार एवरी डे, हर दिन अपने पे काम करें तो जाके किसी परफॉर्मेंस वाले दिन आपकी तरफ से सेंचुरी निकल सकती है। आप क्या समझते हैं कि सचिन या विराट जो इतना बढ़िया खेलते हैं, वो क्या सिर्फ ये लगातार मैचेस खेल के ऐसे बन गए? नहीं नहीं, इन लोगों ने जितनी बॉल फेस की है मैच में आकर, जिसको हम लोगों ने टेलीविजन में देखी है, उससे 100 गुना या 1000 गुना ज्यादा बॉलें इन लोगों ने नेट प्रैक्टिस करते हुए पसीना बहाया है। और ये तब भी जब वो अपनी सक्सेस की पूरी हाइट पर पहुंच गए, दुनिया के सारे लोग जब उन्हें एक जादूगर मानने लगे, तब भी वो हर दिन उतनी ही प्रैक्टिस करते हैं। तो ऐसे ही कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने के लिए हमको एवरी डे हमारे पास चांस है, क्योंकि रोज ही हम बात करते हैं, मौन तो हम रहते नहीं है, बातचीत रोज ही करते हैं। और जैसे अभी आप लॉकडाउन में हैं, हम इसी से बात शुरू करते हैं, तो इसमें कैसे प्रैक्टिस करें, क्योंकि आप बहुत कम लोगों से मिल रहे हैं। घर में सिर्फ आपके मदर, फादर, वाइफ, बच्चे, ऐसे 3 जनरेशन के साथ आपको कम्युनिकेशन अभी पॉसिबल है, फिजिकल कम्युनिकेशन। और बाकी लोगों से तो टेलीफोन पर या इस तरह के मीडिया पर हम बातचीत कर रहे हैं। तो आप यहाँ से प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं कि आपके बेटे के साथ जो बातचीत है, आपके फादर के साथ जो बातचीत है, आपकी वाइफ के साथ जो बातचीत है, वो कैसे और बेहतरीन, बेटर, वेलबींग से भरी हुई बने। जैसे कि अक्सर हस्बैंड वाइफ का बहुत जल्दी से झगड़ा हो जाता है छोटी छोटी सी बात पे,
होता है क्या? अगर होता है तो मुस्कुराइए। हाँ, कपिल मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, 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 होता है। कुछ कंवारे लोग हैं, वो कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हैं। उनको उनको लगता है कि नहीं, हमारा शायद झगड़ा नहीं होगा। लेकिन जो इस पे रिसर्च है वो ये कहती है कि 99.99% ये बात होती है सबके साथ। तो हम अपने उस कम्युनिकेशन पे काम करना अगर शुरू कर देते हैं लगातार, तो धीरे-धीरे आप देखेंगे एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी अपने भीतर से डेवलप होनी शुरू हो जाती है अपने खुद के कम्युनिकेशन को लेकर। और ये बहुत मजेदार खेल है। ये बहुत ही मजेदार काम है। मैं आपसे अपने बारे में थोड़ी-सी बात बताता हूँ कि जब मैंने ये शुरू किया, मैं क्लास 6 में पढ़ता था और मैं एकेडमिक्स में कोई बहुत अच्छा नहीं था कि मुझे कोई मैं फर्स्ट रैंक लाऊँ और मुझे बहुत प्रेज़ मिले। स्पोर्ट्स में भी ज़्यादा अच्छा नहीं था। बट जब मैं क्लास 6 में आकर मैंने एक ऑरेटरी कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया और वहाँ मैंने प्राइज़ जीता और फिर लगातार मैं ये काम करता रहा, तो मैंने देखा कि मुझे जो एप्रिशिएशन, जो प्यार लोगों का मिल रहा है, वो एक बहुत अलग तरह का। और उसका रीज़न था सिर्फ़ लगातार मैं अपने कम्युनिकेशन पर काम कर रहा था, क्योंकि वही मुझे पहचान दिला रहा था। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, उस बात में और आज जिस समय में मैं बैठकर आपसे बात कर रहा हूँ, इसके बीच में लगभग 30 साल का एक लंबा सफ़र है। और मेरे काम करने के फायर में आज भी उतनी ही ज़रूरत है, उतना ही मुझे लगता है कि मैं इनकम्प्लीट हूँ, अभी भी ठीक-ठाक बात करने के लिए और मुझे बहुत काम करने की ज़रूरत है। अभी भी मुझे वक़्त मिलते ही, मौका मिलते ही, यानी कि जैसे मुझसे कोई मिलने आया, तो मैं अगर उससे बातचीत कर रहा हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि पूरे समय मेरी अवेयरनेस हो। मैं अपनी फैक्ट्री में अपने स्टाफ से, अपने लेबर से, अपने दरबान से, अपने मैनेजर से बात करते वक़्त हर बार सोचता हूँ कि क्या मैं बेटर तरीके से उनसे बात कर पाया? क्या मैंने काम बताने के साथ-साथ उनका दिल जीता? अगर मैंने उनका दिल जीता तो मैं ये देखता हूँ कि वो काम बहुत आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत लेस एफर्ट में हो जाता है। और जिस दिन मैं प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पाता हूँ, उस दिन मेरा अकाउंटेंट जिस चीज़ पर मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, उसी गलती को 3 दिन या 5 दिन बाद फिर करता है, क्योंकि मेरा कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं था। तो इसलिए अगर हमारे आस-पास के लोग बार-बार गलतियाँ कर रहे हैं और बार-बार हमको इरिटेट कर रहे हैं, बार-बार हमको सेंस ऑफ एंगर की तरफ पिंच कर रहे हैं, तो हमेशा हमको बार-बार किसी और पे काम करने के बजाय, किसी और को सुधारने के बजाय अपने कम्युनिकेशन पर काम करना चाहिए। क्या आप सब मेरे साथ हैं? अगर हैं तो एक बार हाथ उठाइए। ऑलराइट, यू आर वेरी अलाइव। और कलकत्ता के लोग हैं आप लोग, तो वैसे भी बड़े एनर्जेटिक लोग हैं। तो ऑलराइट, तो अब वैसे मैं आपको एक और बात बताता हूँ, ये जो आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन या पावर ऑफ कम्युनिकेशन का जो पूरा सब्जेक्ट है, जो पूरा नैरेटिव है, जिसको हम बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से आपको बतला सकते हैं, अपनी ये 30 साल की लगातार जर्नी जो हमने पूरे देश-विदेशों में लगातार अ, हजारों लाखों ऑडियंस अब तक हो चुके होंगे जिनके सामने बोलने का सौभाग्य मिला। उस जर्नी से जो हमने सीखा है उसको अगर मैं पूरा बताना चाहूँ, तो ये पूरा प्रोग्राम लगभग 4 से 5 दिनों तक खिंच जाएगा। तो इसलिए मैं उतना टेक्निकली आपको नहीं बताऊँगा, बहुत जनरल बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आपके भीतर एक सिर्फ अवेयरनेस अभी शुरू हो इस पर। आप सब इस बातचीत का पूरा मजा लें, साथ में कुछ खाना-पीना हो तो खा पी सकते हैं, जैसे कुछ लोग खाते-पीते दिख रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है उनको देखकर और बाकी लोग भी रिलैक्स हो जाएँ, कैज़ुअल हो जाएँ, तकियों का सहारा ले लें, जैसे भी रहना हो रहें, बट बड़ा एन्जॉय करें इस टॉक को। क्योंकि बहुत गंभीर बात नहीं है ये, बहुत ही आसान बात मैं करना चाह रहा हूँ। मैं किसी भी तरह से कोई ऐसी आपको कुछ सिखाने की बड़ी कोशिश नहीं कर रहा हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने महसूस किया है अ, यहाँ तक आते-आते और इसी तरह की बातें देश और दुनिया में करते-करते, बस उसी एक्सपीरियंस को आपसे शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है जो मैं कह रहा हूँ उसमें से बहुत सी बातों पे आप सहमत ना हों, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपनी जगह हो सकता है मुझसे ज़्यादा ठीक हो। भगवान महावीर ने हमें यही सिखाया है। इस पृथ्वी पर एकमात्र
प्रभु महावीर ही ऐसे हुए जिन्होंने ये बतलाया कि जो सत्य मैं देख रहा हूं वो पूरी तरह गलत हो सकता है, और जो सामने जो मुझसे बिल्कुल अपोजिट बात कर रहा है हो सकता है वो भी ठीक हो। अनेकांतवाद जो है वो दुनिया का सबसे डेमोक्रेटिक रिलीजन है, जिसमें हर व्यक्ति को अपने विचार के साथ जीने की पूरी आजादी दी गई है। तो आप किसी मौके पर मुझसे असहमत होइएगा, और मैं अब थोड़ा-सा ज़्यादा टेक्निकल नहीं, लेकिन चूँकि मेरे बोलने का 10 मिनट और बचा है, फिर मैं ओपन फोरम कर दूँगा इसको। तो मैं आपको कुछ छोटे से टिप्स देता हूँ कि हमको बोलने के लिए किन चीज़ों के लिए अवेयर होना चाहिए। सबसे पहला है कि हमारा बातचीत करने का टोन कैसा है? टोन पर बहुत काम होना चाहिए। एक छोटा-सा भी काम होता है, हम किसी को कहते हैं, "अरे! ये ग्लास तुमने मेरे सिस्टम के बाईं तरफ लाके रख दी, जबकि मैं हमेशा राइट हैंड से पानी पीता हूँ, तो वो ग्लास यहाँ रखना चाहिए।" एक तरीका ये हो सकता है बोलने का। एक दूसरा तरीका हो सकता है, "यार भाई कई बार बोला तेरे को गिलास इधर रख दे यार, क्या फ़र्क पड़ता है? मेरे काम करते कहीं लुढ़का दिया गिलास तो मेरा कंप्यूटर जाएगा।" मुझे लगता है कि ये वो आदमी फिर अगली बार पक्का ध्यान रख के इधर ही रखेगा, क्योंकि वो बात क्या है, दिमाग के रास्ते से उसके दिल पे उतर गई। तो लहज़ा, टोन बहुत ज़रूरी है। जैसे हम अपनी वाइफ़ को एड्रेस करते हैं, आज फिर तुम्हारी सब्ज़ी में नमक नहीं है।" या हम ऐसे भी कह सकते हैं, "वाह भई क्या बात है, आज फिर मीठी सब्ज़ी बना दी।" हैं, मीठी सब्ज़ी? भिंडी मीठी है क्या? अरे नहीं, भाई मतलब आज नमक नहीं लग रहा है। तो वहाँ से सॉरी आएगा। "अरे सॉरी, 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 मैं ला रही हूँ।" और यही हम कहते हैं, "हद हो गई यार।" तो क्या हो गया, नमक नहीं है तो डाल लो ना यार, इतना काम है, तुम देख रहे हो यहाँ मेड सर्वेंट नहीं आ रहे हैं, घर में सारा काम मेरे ऊपर है। और तो टोन पर काम होना चाहिए। मैं बहुत ही छोटे किचन के उदाहरण से उठा रहा हूँ, ताकि बातचीत बहुत आसान हो जाए। इसको बहुत टेक्निकल और बहुत कॉर्पोरेट जैसा मैं नहीं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि हम इजीली समझ जाएँ, और ज़िंदगी बिल्कुल हमारे आस-पास चारों तरफ चल रही होती है। चाहे हम यहाँ पर बात करें या किसी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में जाके बात करें, लाइफ सबकी एक ही जैसी होती है। ऊपर से हम लोग ऐसे लबादे ओढ़ लेते हैं, जैसे कोई नज़र आने लगता है कि वो बहुत कुछ ऊपर चला गया है, पर होता ऐसा कुछ नहीं है। अमेरिकन राष्ट्रपति ओबामा भी अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिख रहे थे कि कई बार वो जब लेट आते थे तो उनकी वाइफ उनका कमरा ही नहीं खोलती थी, और वो बेचारे घुटने मोड़ के सोफे पे सोते थे। तो दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी की अपने घर में वही हालत होती है जो हम सबकी होती है। तो इसलिए मैं साधारण सी बातें करके आप तक पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ, तो हमको हमेशा अपने टोन पे अवेयर होना चाहिए। और मैं आपसे एक बात ये बताता चलूँ कि ये जो मैं सामान्य बातचीत के लिए आपको अवेयर होने को कह रहा हूँ, यही अवेयरनेस आपको स्टेज पर एज़ ए पब्लिक परफॉर्मर भी यही चीज़ें आपके सब काम आने वाली है, जो आप यहाँ से शुरू करेंगे। वहाँ एकदम से आप अलग कोई मुखौटा ऐसा लगा के ज़्यादा देर नहीं रह सकेंगे, क्योंकि जो ऑडियंस का प्रेशर होता है ना, एक साथ 200 आदमी ऐसे करके आपको जब देख रहे होते हैं, तो आपका जितना भी मुखौटा है वो 1-2 मिनट के अंदर गिर जाता है, और आप जो है अंदर से वो धड़-धड़ धड़-धड़ बाहर आने लगते हैं। तो इसलिए अंदर वाली चीज़ को रोज़-रोज़ प्रैक्टिस करके हमको ठीक करना है। दूसरा हमको काम करना चाहिए अपनी लैंग्वेज पर। जैसे कि अभी जो कम्युनिकेशन की लैंग्वेज है, उसमें 3 लैंग्वेज का एक साथ फ्यूज़न चल रहा है। हिंदी, इंग्लिश और उर्दू। आपको इन तीनों लैंग्वेज के शब्दों को समझना चाहिए। समझने के लिए मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि अब आप किताबें पढ़िए, उर्दू सीखिए, इंग्लिश पढ़िए, या हिंदी आपकी ठीक नहीं है तो हिंदी पढ़िए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपसे। जो अच्छे ऑडिटर्स हैं, जिनको आप सुन रहे हैं, उनकी लैंग्वेज को देखिए। देखिए, लैंग्वेज की खूबसूरती सिर्फ़ इस बात पर है कि आप अपने आप को कितने बेटर तरीके से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, और अपने ऑडियंस को, सामने जो आपके ऑडियंस है, उसको देख कर अपनी लैंग्वेज बनाइए। मतलब कि अगर आप बहुत वेल क्वालिफाइड लोगों से बात कर रहे हैं, तो आपकी लैंग्वेज, और आप अपने घर में काम करने वाले अपने ड्राइवर से बात कर रहे हैं, तो आपकी लैंग्वेज, इन दोनों में फ़र्क होना चाहिए, और यही फ़र्क आपके कम्युनिकेशन को बेटर बनाएगा। तो आपको लगातार अपनी लैंग्वेज के बारे में काम करना चाहिए। लैंग्वेज को अच्छा करने के लिए आप अच्छे ऑडिटर्स को सुन सकते हैं, अब तो बहुत आसान हो गया।
पहले तो बहुत मुश्किल काम होता था, किसी को सुनने के लिए उस आदमी तक पहुँचना पड़ता था। अब तो आप जिसको चाहो उसको 2 मिनट में अपनी टेबल पर, अपने बेडरूम पर, अपने बाथरूम में, जहाँ मर्ज़ी आए वहाँ बुला सकते हो, यूट्यूब से, पॉडकास्ट से, किसी भी और मीडियम से। तो आप लगातार अपनी लैंग्वेज पर काम करिए। लैंग्वेज पर काम करने का एक और बहुत अच्छा तरीका है, सुनने से भी और ज़्यादा आपके अंदर तक जाएगा, वो है कि आपको पढ़ना चाहिए। जब मौका मिले, जहाँ मौका मिले, आपको अपने ऑफ़िस में एक किताब रखनी चाहिए, अपने बेडरूम में अपनी साइड टेबल पर एक किताब रखनी चाहिए, अपने ड्राइंग रूम में किताब रखनी चाहिए, हर जगह किताबें होनी चाहिए। और मैं आपसे बतलाना चाहता हूँ कि किताबों से सस्ता और कुछ भी नहीं है। ₹500 की जो एक किताब होती है, वो आपकी तमाम उम्र और आपके आने वाली जनरेशन के काम आ सकती है। ₹500 का जो हम पिज़्ज़ा खाते हैं, उसका अगले दिन क्या होता है, वो आप सब जानते हैं। तो इसलिए किताबें हमेशा बहुत सस्ता सौदा है। अब किताबें भी पढ़ने के बहुत सारे टूल्स आ गए हैं, आप चाहें तो किंडल पर पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि फिर भी ये जो किताबें होती है, यही सच्ची किताबें हैं और ये पढ़ने में सबसे आसान होती है, बनिस्बत की किंडल पर या हमारे लैपटॉप की या हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर पढ़ने के बजाय। और हमें अलग-अलग तरह की किताबें पढ़नी चाहिए। एक ही जैसे मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि अ, हमारे ब्रेन के अंदर ट्रिलियन सेल्स हैं। हम जिसको एड्रेस करते हैं वो ओपन हो जाता है, कंप्यूटर चिप की तरह। जैसे आपके कंप्यूटर के अंदर इतना डेटा है, लेकिन आप जिस फ़ोल्डर को, जिस फ़ाइल को खोलते हैं, बस वही क्लिक होती है, वो स्क्रीन पर आ जाती है। तो आपके ब्रेन के अंदर इतना अनयूज़्ड कैपेसिटी पड़ी है जिसको हम कभी ओपन ही नहीं करते। जब-जब आप कुछ नई चीज़ों को क्लिक मारेंगे तो वहाँ पर जो इन्फॉर्मेशंस है, एक तो वो खुल जाएगी और दूसरा आपका ब्रेन और ज़्यादा एक्टिव होता जाएगा, वर्सेटाइल होता जाएगा। तो आप लगातार बेहतरीन पढ़ने की कोशिश करिए। और एक बात है जो आपके कम्युनिकेशन को बहुत अच्छा बना सकती है, वो है पावर ऑफ लिसनिंग, सुनना। आर्ट ऑफ लिसनिंग पर मैं पूरे देश में सैकड़ों वर्कशॉप कर चुका हूँ और ये वर्कशॉप 6 से 7 घंटे की होती है, जिसमें हम सिर्फ ये बतलाने की कोशिश करते हैं कि सुनना कैसे चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग ये सोच सकते हैं कि इसमें कौन-सा भई आप टेक्निक की बात कर रहे हैं, भगवान ने आँख के ऊपर पलक दी है, मुँह के सामने होड़ दिया है कि खोलें तो नहीं तो हमारी इच्छा है। कान तो भैया खुला है हमेशा, अपने आप जो हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ आ रही है, चिड़िया की भी आवाज़ आ रही है, कार की भी आवाज़ आ रही है। ये तो इतना वाइब्रेंट है, सारे तरह के साउंड को कलेक्ट करता है और सेकंड के हज़ारवें हिस्से में उसको ब्रेन तक ट्रांसफ़ॉर्म करके सिग्नल पहुँचा देता है कि ये इस वक़्त महेंद्र मुकीम की आवाज़ है या मनोज डागा की आवाज़ है, ये हम सेंस कर लेते हैं, या कार की आवाज़ है या चिड़िया की आवाज़ है। तो मैं आपसे उस तरह के सुनने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि किसी को जब आप सुने तो बस उसको ही सुनें। जैसे कि मान लीजिए आप किसी का लेक्चर सुन रहे हैं, वो कोई बात बोल रहा है, जैसे वो बोलता है ना, हम वहीं से एग्री, डिसएग्री होना भीतर शुरू कर देते हैं। जब हम एग्री, डिसएग्री, सही, गलत, जजमेंटल होकर किसी चीज को सुनते हैं, तो कभी भी हम उसको पूरा नहीं सुन पाते। तब हमारा ब्रेन जो ट्रांसफॉर्म करता है, जो ट्रांसलेट करता है, उसके लिए वो भी चूज़ी हो जाता है। जो बात हमें ठीक लग रही है उसको वो आने देता है, जो ठीक नहीं लग रही है उसको वो बहा देता है। तो इसलिए जब भी हम किसी को सुने तो बस सुने। ऐसे सुने कि जैसे कभी कृष्ण को अर्जुन ने सुना। अर्जुन उस महाभारत में, कुरुक्षेत्र की लड़ाई में, उस वक़्त दुनिया का सारा टॉप इंटेलेक्ट वहीं मौजूद था। लेकिन जो कृष्ण कह रहे थे, कृष्ण ने कहा ये कि मैं जिस तरह कह रहा हूँ, उसके लिए अर्जुनवत होना भी ज़रूरी है, कि वो सिर्फ़ उस वक़्त मुझे ही सुने, तो बात समझ में आ सकती है, वरना बहुत मुश्किल है। तो अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए हमें बहुत अच्छा लिसनर बनना भी आना चाहिए।
अगर आप YouTube पे किसी का वीडियो सुन रहे हैं तो साथ में आप खाना भी खा रहे हैं, साथ में आप न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं, साथ में उधर हाय हेलो भी कर रहे हैं, तो वो सुनना नहीं हो सकता। आपके पास समय की कमी है तो YouTube के किसी स्पीकर को उठाकर उसको डाउनलोड कर लीजिए। जब आप अपनी कार में बैठें तो कार की ऑडियो से कनेक्ट कर लीजिए। आपके कलकत्ता में तो बड़ी भीड़-भाड़ होती है और पहुँचने में भी बहुत समय लग जाता है आप लोगों को। तो उस समय अपने ईयरफ़ोन्स लगा लीजिए। अगर आप बस या ट्राम में या टैक्सी में ट्रैवल कर रहे हैं, अपने ईयरफ़ोन्स लगा लीजिए, अपने डाउनलोडेड वीडियो को ऑन कर लीजिए। हमेशा जियो के नेटवर्क के भरोसे मत रहिए। वो फ्री में डाउनलोड होता है, उसको डाउनलोड करिए। रोज़ के लिए एक पैकेज बनाइए कि आज मैं इस स्पीकर को सुनूँगा, आते और जाते। वो टाइम ऐसे ही वेस्टेज हो रहा है। उसमें आप अपने ईयरफ़ोन्स पे लगा लीजिए और बड़े आराम से सुनिए। आपका सफ़र भी बहुत आसानी से कट जाएगा और साथ ही साथ आप जब घर से ऑफिस पहुंचेंगे तब तक आप बहुत कुछ नया जान चुके होंगे, नया सीख चुके होंगे। पढ़ना और सीखना इस वक्त इस जमीन पर जितना आसान हुआ है, उतना ह्यूमन हिस्ट्री के 80,000 ईयर्स में कभी भी नहीं था। इतना आसान है इस वक्त। लेकिन इतना ही ज्यादा आदमी अभी फालतू के एंगेज है, फालतू चीजों में एंगेज है कि वो इन सब जो अपॉर्चुनिटीज है उसको मिस कर रहा है और पूरी तरह डाइवर्टेड है। तो आप इस तरह आर्ट ऑफ लिसनिंग के इंपॉर्टेंस को समझिए और उस पर लगातार काम करिए। बहुत अच्छा अगर आप सुनेंगे, धीरे-धीरे उस स्पीकर की लैंग्वेज आपके अंदर आने लगेगी, उसके थॉट्स आने लगेंगे, उसका नॉलेज आपके अंदर सेव और स्टोर होने लगेगा। ये तमाम चीज़ें आपके अंदर आएगी और आप को समझ में नहीं आएगा कि जो कोई आपसे साल 2 साल के बाद मिलेगा तो वो आपको कहेगा यू आर ए चेंज मैन। ये छोटी-छोटी चीज़ें ही आपको पूरी तरह बदल कर रख देगी। जैसे अभी हम ज़ूम मीटिंग में लोगों से ये कह रहे हैं कि आपको इस लॉकडाउन में 3 काम करने चाहिए, अपने बिज़नेस के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने आप के लिए। ये सारे काम करने का इससे अच्छा और कोई मौका नहीं है, जो मौका भाग्य कह लीजिए या दुर्भाग्य कह लीजिए इस वक़्त हम लोगों के हाथ में आया है। और एक चीज़ है कि आप अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छा सुन रहे हैं, उसके साथ मैं आपसे कहना चाहता हूँ अच्छा देखना भी बहुत ज़रूरी है, कि हम चीज़ों को किस तरह देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए अभी इस सिचुएशन में पूरी दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है, पूरे देश में बहुत कुछ चल रहा है। हम किसी से बातचीत करते हैं तो हम ऐसे करते हैं कि मोदी को ये नहीं करना चाहिए था, ट्रम्प को वो नहीं करना चाहिए था, ये दिया जलाने से क्या होगा, घंटी बजाने से क्या होगा। इस तरह की बातों में अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करिए। जब भी बात करिए तो सब्जेक्टिव करिए, उसको देखिए। जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, जिस चीज़ पे हम कहीं भी डिसाइडिंग फोर्स नहीं है, उस पर चर्चा करके हमारा ज्ञान बढ़ता नहीं है। हमारा ज्ञान उन सब चीज़ों को एक अच्छे नज़रिए से देखने से बढ़ सकता है कि इसके पीछे क्या थॉट रहा होगा। इस काम या इस स्टेप के पीछे अभी ग्लोबल इकोनॉमी में क्या ऐसी बातें रही होंगी जो ये साइंटिस्ट, जो ये सारी कंट्री के हेड सोच रहे हैं और कर रहे हैं। जब हमारा नज़रिया इस तरह देखने का हो जाता है, तो हम लगातार कुछ सीखने भी लगते हैं। और आखिरी बात कि जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करिए, रोज़ प्रैक्टिस करिए। रोज़ सवेरे जैसे हम अपना ध्यान, स्वाध्याय, समता शाखा, सामायिक, प्रतिक्रमण ये सब करते हैं, उसी समय रोज़ रेज़ोल्यूशन लीजिए कि आज मैं अपने कम्युनिकेशन को इस सेक्टर पे आज़माऊँगा, इस सेक्टर पे ठीक करूँगा, 2-4 नए शब्द आज मैं सीखूँगा। ज़ाहिर-सी बात है, इसका मतलब क्या होता है? ऐसे कॉमन वर्ड जो हम अपने स्पीकर से सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, उनके बारे में मैं और सोचूँ। आजकल तो कितना आसान है, 1 मिनट में मोबाइल उठाया, फट से टाइप कर दिया, दुनिया की किसी भी लैंग्वेज का वर्ड हो, विदिन अ मिनट गूगल हमको पूरा मीनिंग, प्रोनंसिएशन सब कुछ बतला देता है। तो इस तरह आप लगातार रोज़ अपने पे प्रैक्टिस करिए और ये प्रैक्टिस कोई बहुत लंबी-चौड़ी नहीं, कोई घंटों की प्रैक्टिस नहीं है। अगर आप अवेयर होकर रोज़ अपने कम्युनिकेशन को 5-10 मिनट, 25 मिनट दे दिए तो बहुत हो गया। और फिर धीरे-धीरे ये अवेयरनेस आपके साथ चिपक जाएगी। फिर आपका वो जो अवेयर रहने का और अपने पे काम करने का टाइम ड्यूरेशन है, वो अपने आप धीरे-धीरे इनलार्ज होने लगेगा।
आप अपने कस्टमर से इस समय में बात करिए जबकि उसका भी काम बंद है और आपका भी काम बंद है। आप उसको फोन करके उसके हाल चाल पूछिए, उसकी फैमिली में सब ठीक है क्या, और एक नए तरह का रेपो आप बनाकर प्रैक्टिस करिए कि इसका क्या इफेक्ट आता है घर परिवार में, रिलेशन में। और अगर आपको स्पीकर बनना है, आप स्टेज पर खड़े होकर, डायस पर खड़े होकर बोलना चाहते हैं, तो इन तमाम प्रैक्टिस के बाद रोज दुनिया का सबसे बड़ा स्टेज आईना है आपके घर। उस आईने के सामने रोज खड़े होइए और रोज 5 मिनट बोलिए। एक सब्जेक्ट दे दीजिए अपने आप को, और उस सब्जेक्ट पर आप जब नहा के निकले, जब बाल बनाने में हम इतना समय लगा देते हैं, बहुत सारे हमारे दोस्त क्रीम व्रीम भी लगाते हैं, कुछ वो सनबर्न से बचने की क्रीम लगाते हैं, बहुत सारी चीजें हम लोग करते हैं। तो वो सारी चीजें ना एक बार मुंह धोते ही चली जाती है। तो ऐसे 10 मिनट उसी समय ये तय कर लीजिए, कपड़े पहनते पहनते मैं भाषण दूंगा, बटन लगाते लगाते भाषण दूंगा। जैसे कुछ लोग हैं जो एंकर बनना चाहते हैं, प्रोग्राम का संचालन करना चाहते हैं, अच्छा तो मैं रोज प्रैक्टिस करूंगा। आज हमारी सभा में जो लोग उपस्थित हैं, हम सबका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इतने व्यस्त समय में हमारे लिए वक्त निकाला। तो ये आपने एक दिन बोला कांच में, दूसरे दिन बोला, तीसरे दिन बोला, आप मेरा यकीन मानिए अगर आपने 7 दिन ऐसा करा ना, और अब तो ये वीडियो भी है, पहले दिन वाला रिकॉर्ड कर लीजिए खुद अपना वीडियो और 7वें दिन का देखिए, यू विल बेटर, आप बिल्कुल बेहतर हो जाएंगे। तो ऐसे रोज प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस से ही कुछ होता है। बिना किए बस हमने पढ़ लिया ऐसा लेटे लेटे और उधर मोबाइल ऑन कर दिया, यूट्यूब को ऐसे देख लिया, ऐसे सस्ते में जीवन में कुछ नहीं मिलता। कुछ भी करने के लिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल को सुधारने से ज्यादा आसान कोई काम दुनिया में है नहीं, लेकिन सबसे मुश्किल बना हुआ है, सारी दुनिया के लिए चैलेंज है। 25-30 साल अपनी वाइफ के साथ रहते हुए भी हमें ये नहीं पता होता कि इससे कैसे बात करनी चाहिए, किस बात से इसको गुस्सा आ जाएगा और पूरा घर का माहौल खराब हो जाएगा। वाइफ को नहीं पता होता कि हस्बैंड को न छेड़ा जाए इस बात पर। हम अक्सर उन्हीं बातों पे एक दूसरे को छेड़ते हैं और एक दूसरे से झगड़ बैठते हैं, फिर एक दूसरे को मनाते हैं और इसी में जिंदगी आगे निकल जाती है। हम में से बहुत लोगों की निकल भी गई। कुछ लोग मेरी इस बात को सुनकर अपने हाथ देख रहे हैं। भाग्य वैसी कोई बात नहीं होती, सब कुछ हमारे हाथों में होता है। तो ये थोड़ी सी बातें थी, थोड़ा सा एक्सपीरियंस था जो मैंने शेयर किया। 15 मिनट का समय हमारे पास बचा है, तो कपिल आप चाहें तो क्वेश्चन ले सकते हैं 15 मिनट में। कपिल भैया मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप मेरे को बता दें कोई अगर हाथ उठाए तो मैं उनको भी अनम्यूट करूँ। थोड़ा लाउड बोलिए। मैं कपिल भैया आप बता दीजिएगा मेरे को कौन हाथ उठा रहा है, किसको अनम्यूट करना है। ठीक है, जिनका भी कोई क्वेश्चन है अगर वो आप हाथ उठा लें या फिर आप चैट में लिख सकते हैं, और फेसबुक पे जो लोग हैं वो अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं मुझे, तो मैं देख के आपका क्वेश्चन पूछ लूंगा। सर सिंपली ऐसे करिए जैसे टीवी में जब टॉक शो चल रहा होता है लोग ऐसे ऐसे करते हैं, भैया हमको बोलने दो, ऐसे कर दीजिए, फटाक से काम हो जाएगा। ये लोग देखते पहला आया है मोहित जी बांटिया। तो मोहित जी बांटिया को आप स्क्रीन पे ले सकते हैं। हाँ वो बोलेंगे तब आ जाएंगे। ऑल राइट, जय जिनेंद्र। यस मोहित जी प्लीज। थैंक यू सो मच, आपका ये वतन सुन के बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है, एंड आई विल डेफिनेटली वर्क टुवर्ड्स स्पीकिंग टू माय वाइफ फर्स्ट। ग्रेट, सुपर गुड। मुझे एक चीज समझनी है, बहुत इंपॉर्टेंट ये, कि हम व्हाट्सएप पे काफी सारे एसोसिएशन और ऐसे ग्रुप में एडेड हैं, उनमें हम जब कम्युनिकेट करते हैं तो काफी बार हमारी टोन जो है वो सामने वाला समझ नहीं पाता है और मिसअंडरस्टैंड कर जाता है। आप सिचुएशन टेक्स्ट मैसेजेस की बात कर रहे हैं या व्हाट्सएप पे जो टेक्स्ट मैसेजेस हम टेक्स्ट करते हैं? हाँ, तो इस कम्युनिकेशन में जो इशू आता है वो ये कि सामने वाला अपने को बहुत मिसअंडरस्टूड कर जाता है काफी बार। एग्जैक्टली। तो से कैसे हमें बचा जाए और इस क्या ऑप्शंस हैं, मतलब आप कुछ सजेस्ट कर सकते हैं इसके लिए? वेरी गुड, थैंक यू मोहित जी, आपने एक एकदम नई स्ट्रीम की तरफ मेरा ध्यान खींचा है। मैं आगे से इसमें भी बात करूंगा बिकॉज इट इज ऑल्सो अ वेरी वेरी कम्युनिकेटिव थिंग दीज डेज। कई बार तो वॉइस से भी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट हो गया है। बहुत अच्छी बात आपने कही। देखिए वहां भी मोहित जी वही हमारी अवेयरनेस काम आएगी कि हम अपने सेंटेंस को
जो कि गहरे में हमारे थॉट्स हैं उसको कैसे क्राफ्ट कर रहे हैं। तो हमको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि अग्रेसिव या ऑफेंसिव होने से हमको बचना है। मान लीजिए सामने वाले की बात अच्छी नहीं लग रही है, तब भी हमको कोशिश करके डेलिकेट ही बने रहना है और पोलाइट ही बने रहना है। पोलाइटनेस और डेलिकेसी में ज्यादा कुछ नहीं है। शुरू में लगता है कि हम हार रहे हैं, लेकिन जैसे कहते हैं ना, इश्क में हार के जीतना होता है। जो जीत जाता है इश्क में वो हार जाता है, जो हार जाता है वो जीत जाता है। तो ऐसे ही पोलाइटनेस और डेलिकेसी शुरू में लगती है कि हम दब रहे हैं, लेकिन गहरे में वो बहुत अच्छा कम्युनिकेशन का मीडियम है। और खास तौर से आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, खास तौर से जब हम व्हाट्सएप पे टाइप कर रहे हैं तो वो क्या हो रहा है कि ऑन रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा। आपकी मेरी चैट अगले 5 साल तक आपके पास रह सकती है। बोला हुआ तो फिर भी चला जाएगा, मिच्छामी दुक्कड़म बोले गले मिले खत्म हो जाएगा, लिखा हुआ तो बहुत रिस्की है। तो बहुत अच्छी बात है कि उसके लिए बहुत केयरफुल होना चाहिए। और हम सबसे ज्यादा आजकल केयरलेस उसी के लिए हो गए। एक साथ कई जगह चैट चल रही होती है, इधर टाइप किया उधर टाइप किया, उधर टाइप किया इधर टाइप किया, इधर भेजा उधर भेजा, इसी में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। और इसका एक और अच्छा मैं आपको टूल बता रहा हूँ, जो मैंने एक वर्कशॉप में बोलते बोलते मुझे ध्यान आया था कि जब वाइफ से झगड़ा हो जाए और उसको कहे प्लीज एक मिनट सुनना, मुझे नहीं सुनना तुम्हारी अब कोई बात, उस समय व्हाट्सएप का साथ और व्हाट्सएप पे इसको मैसेज करें, हनी प्लीज लिसन, मैं ये नहीं कह रहा था। आप देखेंगे कि व्हाट्सएप पे वो पढ़ेगी, थोड़ी देर बाद उसका मन ठंडा हो जाएगा और वो आपके पास आ जाएगी। तो कभी कभी इसका हम पॉजिटिव इस्तेमाल भी कर सकते हैं व्हाट्सएप से जो हम चैट करते हैं। मैं मियाँ बीबी के उदाहरण इसलिए उठाता हूँ क्योंकि वो बात जल्दी समझ में आ जाती है लोगों के। अदरवाइज हम ये इस सब पे कर सकते हैं, बिजनेस में, फ्रेंड्स में, सोशल रिलेशन में पोलाइट बनकर। जैसे मान लीजिए हमारा समाज की मीटिंग में किसी से ऐसे थोड़ा, बहुत सारे लोग बैठे हैं, हॉट एक्सचेंज हो गया, नहीं नहीं ऐसे नहीं ऐसे करना है, फिर वो भी अपने घर चला गया, हम भी अपने घर चले गए। हमको तुरंत अपना व्हाट्सएप पे जाके उसको लिखना चाहिए, मेरे भाई तू थोड़ा सा एक्चुअली मेरे को समझ नहीं पा रहा था, मैं कहना ये चाहता था, मैं कोई एक्चुअल तेरा अगेंस्ट नहीं कर रहा था, पता नहीं मुझे लगा कि यार ये ऐसे कर सकते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड मी यार, डोंट अंडरस्टैंड मिसअंडरस्टैंड मी। आप इतना छोड़ दीजिए, खेल खत्म हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो ये व्हाट्सएप का पावर भी है, और डिजास्टर तो हम सब जानते ही हैं, करते ही हैं रोज। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सुशील जी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे। थैंक यू मोहित। सुशील जी को अनम्यूट करें। यश सुशील जी के जय जिनेन्द्र मन भैया, अनम्यूट हो गया क्या? हाँ अनम्यूट है, सुनाई दे रहा है। जी जी महेंद्र भैया, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सुशील भैया बोलिए प्लीज। मैं जब आप ब्रेन से कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे उसी समय मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया, फिर उसी के बाद आपने कहा कि जो लिसनर को प्रॉपर लिसनिंग में ही रहना चाहिए, किसी दूसरे मोड में नहीं जाना चाहिए। लेकिन ब्रेन से कम्युनिकेशन करते टाइम ब्रेन फीडबैक वही देता है जो हम चाहते हैं। तो हम अपना कम्युनिकेशन मतलब जो लिसनर बोल रहा है उसको हम कैसे मतलब ये अपने माइंड को कन्वर्ट करें कि हमको ये अभी प्रॉपर सुनना ही है सिर्फ। ऑलराइट, बहुत अच्छा सवाल है आपका सुशील जी, मैं समझ गया बिल्कुल। दरअसल क्या होता है सर, सुशील भैया, जो ब्रेन है ना वो हमारी हमेशा पुरानी प्रैक्टिस पे काम करता है। जैसे हम उसको सिखाते हैं उस पे काम करता है। जैसे मैं आपको छोटा सा उदाहरण बताऊं कि अगर हमारी व्हीकल से कोई दूसरा व्हीकल टकरा जाए तो क्या होता है कि तुरंत हम, दिखता नहीं, इस नोट पे आ जाते हैं फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में। ये कैसे हुआ? क्योंकि ब्रेन ने बचपन में देखा 2 गाड़ी आपस में टकरा रही है, दोनों एक दूसरे पे आंखें निकाल रहे हैं, दोनों एक दूसरे को देख लूंगा बोल रहे हैं। ब्रेन क्या करता है, फटाक से जो देखता है उसकी एक फाइल बना के अंदर रख लेता है। सिमिलर सिचुएशन हैपन हमारे साथ, हम भी वैसे रिएक्ट कर देते हैं। तो क्या होता है, ब्रेन की इस प्रैक्टिस पे हमको काम करना पड़ता है कि नहीं यार प्लीज यार, मैं, जैसे हम किसी ने बोलना शुरू किया, हमने अपने हिसाब से वो करना शुरू किया। हमको बिल्कुल, जैसे कि मैं हाथ को अभी कह रहा हूं कि तू ऐसे सामने जा, ब्रेन भी वैसा ही फिजिकल पार्ट है। हम सोचते हैं कि ब्रेन हमको चला रहा है, ये हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ब्रेन भी फिजिकल पार्ट है, अगर हम चाहें तो हम उसको चला सकते हैं। जैन धर्म के हम सब अनुयायी हैं, हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि ब्रेन हमारा मालिक नहीं है,
हम उसके मालिक हैं। तभी तो आप देखिए ना कि इतने वैभव में रहता हुआ आदमी अचानक गुरुदेव का एक व्याख्यान सुनता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है, उसको सारी लग्जरी छोड़ देता है। वो ब्रेन जो कल तक सोचता था कि मैं बिना एयर कंडीशन के सो नहीं पाऊंगा, बिना ऑडी के चल नहीं पाऊंगा, वो नंगे पांव जमीन पर चल रहा होता है। तो कैसे होता है? वो ब्रेन को ये बात समझाने में कामयाब हो जाता है कि ये सब मेरा बहुत फालतू सा सुपरफिशियल है, मेरे को इस तरफ जाना है, और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ऐसा ही काम हम जब किसी को सुन रहे होते हैं तब अपने ब्रेन को दे सकते हैं कि प्लीज यार अभी एक बार सुन लेना भाई, बाद में तू अपना चक्कर चुकी चलाना ना, क्या सही क्या गलत। तो वो ब्रेन मानेगा। धीरे धीरे शुरू में परेशानी आएगी, पर धीरे धीरे ब्रेन मानने लगेगा। सबसे अच्छा नौकर है हमारा ब्रेन, पर मालिक बना बैठा है। सही बात है। थैंक यू महेंद्र भैया। थैंक यू। यस, विजय जी जैन है, उनको अनम्यूट करें। जय जिनेन। हाँ जय जिनेन, विजय जी बोलिए। हाँ महेंद्र जी, मैं ये पूछ रहा था कि फैमिली में बहुत सी बार सभी जन बोलते हैं कि पॉलिटली रहना चाहिए, समताधारी रहना चाहिए जब फैमिली में रहते हैं तो, और काफी बार ऐसा देखने में पढ़ने में भी आया कि कहीं कहीं जगह पे एग्रेसिव भी होना पड़ता है। तो फैमिली में रहते हैं तो एग्रेसिव होना चाहिए नहीं होना चाहिए, और अगर समताधारी और एग्रेसिव दोनों होना चाहिए तो वो कब होना चाहिए? वाह, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा सवाल है विजय भैया आपका। देखिए, जो हम जिंदगी में बहुत सारी चीजों की क्या है, एक्टिंग करना जानते हैं। हम में से सब लोग बहुत अच्छे एक्टर हैं। तो जब एग्रेशन का काम आए ना, वहां एक्टिंग करनी चाहिए, और अंदर से अपनी समता को ये बतलाना चाहिए कि देखो भैया, वैसे तो मेरे को समता में ही रहना है, लेकिन अब ये बच्चा है, इसको टेलीविजन देखने से रोकना है। ये अभी समता वाली और प्यार वाली बात नहीं मानेगा, क्योंकि इसका और मेरा इतना गहरा प्यार का रिलेशन है कि बोलेगा ना मेरे को तो यही करना है। तो वहां पे एग्रेशन दिखाना चाहिए, लेकिन वो सुपरफिशियल, ऊपर से। वो एग्रेशन अंदर तक हमको न छुए कि यार क्या ये दुष्ट आदमी है, जरा भी समझता ही नहीं है, अभी एग्जाम्स हैं और ये लगातार मोबाइल खेल रहा है। तब उससे मोबाइल छीनना चाहिए बाकायदा, लेकिन ऊपर से, भीतर से प्यार आने देना चाहिए। और हम लोग एक ही एक्टिविटी में कई लेवल पर काम कर सकते हैं। हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी है, हमारे पास 7 तरह के मन है भीतर, हम 7 एनर्जी को एक साथ एड्रेस कर सकते हैं। लेकिन हम, क्योंकि हमको पता नहीं है, हम लोग बस ऐसे ही ऊपर ऊपर चलता रहता है। तो समता तो हमेशा रखनी चाहिए, घर में ही नहीं बल्कि जीवन की हर क्षेत्र में। और आप देख रहे हैं कि अभी दुनिया लगातार इस चीज को समझ रही है कि ये समता में रहना। देखिए, जब भी हम गुस्सा करते हैं ना, सामने वाले का कुछ नुकसान हो या ना हो, और अगर उसका नुकसान होता भी है तो हमेशा हमको जानना चाहिए उसका नुकसान सिर्फ 10% होता है, 100% नुकसान हमारा होता है। क्योंकि जैसे ही हम एंगर में आते हैं, हम समता को छोड़ते हैं, हमारे अंदर इतने खराब केमिकल्स का सिक्रेशन होता है जो हमारे पूरे फूड पाइप को, हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स को डैमेज करता है। जितनी बार हम एग्रेशन में आते हैं, जितनी बार हम गुस्से में आते हैं, तो इसलिए हमेशा समता में की प्रैक्टिस करनी चाहिए, और जहां जहां जरूरत हो एग्रेशन की, वहां एक्टिंग करनी चाहिए। धन्यवाद। यस, विजय जैन जी के साथ ही और कोई भाई साहब हैं, वो भी बोलना चाह रहे हैं, पर उनकी आवाज नहीं आई अभी। उनका नाम नहीं, अभी आप अनम्यूट नहीं हुए। विजय जैन को अनम्यूट करिए। विजय जैन क्या? हाँ, अब बोलिए आप। कई जगह पर ईगो और एटीट्यूड की वजह से हम कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम फेस कर लेते हैं, तो इस चीज को कैसे टैकल किया जा सकता है? देखिए, ज्यादातर जो कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आती ना, आपका क्या नाम है? विजय। आपका भी विजय है, और पहले जो बोल रहे थे राकेश एंड विजय। ऑल राइट। तो ज्यादातर जो प्रॉब्लम है ना हमारे कम्युनिकेशन में जो आती है, वो उसका जो रीजन है वो ईगोसेंट्रिक है। क्योंकि हम हमेशा ये मान के चलते हैं कि हम जो बोल रहे हैं, या जो हम जो सोच रहे हैं, या जो हमारा नॉलेज है, वो सामने वाले से ज्यादा है। ये तो प्रॉब्लम की पहली जड़ है। और अच्छा लिसनर बनना हो, किसी को अच्छा स्पीकर बनना हो, अच्छा कम्युनिकेटर बनना हो, तो हर बार अपने ईगो को किनारे रख के सिर्फ सुनना चाहिए। तो पावर ऑफ लिसनिंग जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो यही है। जैसे क्या होता है, लोग तो बड़े से बड़े लोगों को सुनते हैं, और
वो आदमी जो फिलोसोफर है दुनिया की 90 कंट्री में बोल रहा है, उसको सुनते हैं 4 सेंटेंस, कुछ भी बोल रहा है यार, ऐसा कोई होता है क्या? यहीं से डिसएग्री होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो उनके पास नॉलेज भरा हुआ है वो उसको ज्यादा पावरफुल मान लेते हैं। तो जब आप इतने बड़े लेवल पे किसी आदमी से डिसएग्री हो जाते हैं तो आपका ईगो फिर इतना स्ट्रांग हो जाता है कि छोटी छोटी बातों को तो आप फटाफट खारिज करते हैं, अपने परिवार वालों की, रिलेशन की, दोस्तों की, समाज वालों की। वो एक ब्रेन की हैबिट बन जाती है। तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए आपको अपने ईगो को एड्रेस करना तो बहुत जरूरी है। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नेहल जैन है, वो पूछना चाहती है, उनको अनम्यूट करें प्लीज। जयेंद्र साहब, आवाज आ रही है मेरी? प्लीज। हाँ, मेरे को एक छोटा सा क्वेश्चन है कि जैसे ना मेरे को क्या थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर है, तो उसको कैसे सही कर सकते हैं अपन? तो छोटी छोटी बातों में जल्दी गुस्सा आ जाता है, कुछ ज्यादा बड़ा चीज नहीं होती फिर भी गुस्सा आ जाता है, उसके वजह से फिर टेंशन हो जाती है। तो उसको कैसे अपन सही कर सकते हैं? ये कभी वर्क फॉर्म में है, ये मैं खुद के लिए पूछ रहा हूँ। ये सर मैं खुद के लिए पूछ रहा हूँ। जैसे है ना कि जैसे मेरे को क्या है, जैसे अपन वर्क प्लेस पे भी है, ऑफिस में भी है, तो किसी ने कुछ छोटी सी भी बात बोल दी और मान लो अपन डिसएक्सपेक्ट करे तो जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो उसके अपन कैसे सॉल्व करें उस चीज को? जी हाँ नेहल, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये हम सब की प्रॉब्लम है। हम सबको एक काम बहुत अच्छे तरीके से करना आता है, और वो है जिसमें हम बहुत परफेक्ट हो चुके हैं, वो है गुस्सा करना। और इसको एड्रेस करने के लिए हमको हर बार गुस्सा करने के बाद, क्योंकि शुरू में तो मैं आपसे कहूंगा कि वो गहरी सांस लो, जब गुस्सा आ रहा है तो 2 मिनट के लिए रुक जाओ, होगा नहीं, क्योंकि वो इतने फोर्स से आता है कि हमारी सारी समझ को ध्वस्त करता हुआ बाहर आ जाता है। तो मैं लेकिन आपसे कहता हूं, वो जो तूफान जब आपके साथ जब अब आए, आप आने दो, शुरू में रोक नहीं सकोगे, उसके गुजर जाने के बाद आप सोचो कि यार इसके बिना भी काम हो सकता था क्या। थोड़ा सा उसके बाद 1 मिनट या 2 मिनट देखो अपनी बॉडी के अंदर कि क्या हो रहा है। आप देखेंगे आपकी हार्ट बीट चेंज हुई है, आपकी सांस तेज चल रही है, आपको अच्छा लगना बंद हो गया है, आप बहुत बेहतरीन मूड में रहे हो, कोई अच्छा सॉन्ग सुन रहे हो, वो सब किनारे हो जाता है, फट से बंद कर देते हैं सॉन्ग को। खाना खा रहे हो तो खाने का टेस्ट कम हो जाएगा। तो लगातार जब हम आफ्टर इफेक्ट देखते हैं उसके कि कितना खराब और कितना तबाही मचा के हमारे भीतर से गुजरता है, तो फिर उसके आने के पहले भी कभी कभी हम उसको रोक सकेंगे। शुरू में तो नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि जो हमारा ब्रेन और प्रैक्टिस पे काम करता है, जिस चीज की हमको प्रैक्टिस हो जाती है, जैसे शुरू में जब हम कार चलाने के लिए कोशिश करते हैं तो बहुत बड़ा पहाड़ लगता है कि क्लच को एड्रेस करना है, गियर को देखना है, स्टीयरिंग देखनी है, ट्रैफिक देखना है। आप देखेंगे थोड़े दिनों के बाद सब कुछ ऑटो हो जाता है। हम कार चला रहे होते हैं, म्यूजिक भी चल रहा होता है, हम किसी से बात भी कर रहे होते हैं, बिजनेस प्लानिंग भी कर रहे होते हैं, हमको भीड़ अपने आप दिखती है, सिग्नल अपने आप दिखता है, सब काम ऑटो होने लगता है, क्योंकि थोड़े दिनों बाद ब्रेन ने उसको करना सीख लिया। ऐसे ही अगर हम इसको एड्रेस करेंगे तो ब्रेन धीरे धीरे सीखेगा। मुश्किल काम है, वक्त लगेगा, लेकिन होता तो है। थैंक यू सर। थैंक यू। संजय जी सेठिया पूछना चाहते हैं, उनको अनम्यूट करें। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, बोलिए सर। हाँ, बोल रहा था, जैसे अब भिंडी में हम यदि बोल रहे हैं कि नमक है ही नहीं, भिंडी में नमक है ही नहीं, तो उसके बाद का बताइए। और दूसरा, हम क्षमा मांग लेते हैं, नंबर 2 क्षमा मांग लेते हैं, मांगने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम सामने वाले को क्षमा कर नहीं पाते हैं। अजय जिनेंद्र, क्षमा कर नहीं पाते हैं, बार बार वही चीज, इसको क्षमा कैसे करते हैं? He has done so heinous crime, whatsoever, civil or whatsoever। तो एक तो क्षमा का, और एक दूसरा कि भाई भिंडी में नमक है और हम बोले ही नहीं, और दूसरा जन बाद में खाता है तो उसके बाद में बोलता है कि भाई यार भिंडी में नमक है, तुम बोला तो नहीं। ठीक है, मैं आपके दोनों क्वेश्चन समझ गया। हाँ, संजय भैया मैं ये कहना चाह रहा था कि मैंने अपने वो स्टेटमेंट में ये नहीं कहा कि हम बोले ना,
मैंने ये कहा कि बोलने का जो तरीका है उस पर हम काम करें और उसको इतना जॉयफुली बोलने की कोशिश करें कि जिससे ये गलती हुई है उसको ज्यादा बुरा ना लगे। बस हमको इसका अवेयरनेस का ध्यान रखना है, ये मेरा स्टेटमेंट है। और दूसरा आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही जो हम सबके साथ है, वो है कि हम क्षमा कर नहीं पाते। कोई क्षमा मांगता, हम बोलते हैं ओके ओके इट्स ऑल राइट, लेकिन वो अंदर ही अंदर चलता रहता है, इसने ऐसा क्यों करा, इसने ऐसा क्यों करा, इसने ऐसा क्यों करा। ये बहुत ही गहरी बात है और ये बिल्कुल हम सबके साथ होता है। और इस पर हमको लगातार काम करने के लिए, जो मैं शुरू में कह रहा था कि ब्रेन हमारा सर्वेंट है, उसको बार बार कहना चाहिए हो गया ना यार, एक बार मान जा, मेरी जान क्या उसकी जान लेगा क्या, माफी तो मांग ली यार उसने। आप अपने आप से ऐसे कम्युनिकेट करिए बार बार, क्योंकि आप अलग है, आपका ब्रेन अलग है। हम हमेशा होते हैं, हमको हमेशा ये ब्रेन नहीं मिलता। करोड़ों जन्मों की यात्राओं में हर बार हमको अलग अलग ब्रेन मिला है। तो हम अंदर से जिस दिन अपने मालिक को पहचान जाएंगे और उसको बोलेंगे हो गया मेरे बाप, मान जा, हो गई उससे गलती, उसने माफी मांग ली, तू आगे बढ़, गो अहेड, लाइफ बहुत लिमिटेड पीस ऑफ लाइफ है, इसी में मत अटक। ऐसी बातें जो भी हम उसको कह सके, अपने ब्रेन को एक दूसरा आदमी बन के उसको कहना पड़े। धन्यवाद। थैंक यू। मनोज जी सुराना नेक्स्ट वो पूछना चाहते हैं। मनोज जी सुराना को अनम्यूट करें। अरे मनोज भाई, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। बोलिए मनोज जी, आप अनम्यूट हैं प्लीज। शायद उन तक ऑडियो नहीं जा रहा है। मनोज जी अनम्यूट नहीं है। यश मनोज जी को अनम्यूट करें। मनोज जी सुराना। हाँ अभी अनम्यूट है, अभी वो अनम्यूट तो दिख रहे हैं। उनके उधर कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए, फिर मनोज जी को ले लीजिए। ठीक। नरेंद्र जी सेठिया का हाथ उठा हुआ है। हेलो, जय जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र साहब, बोलिए प्लीज। मेरा क्वेश्चन ये है कि बच्चे जब बड़े हो जाएं 18 साल 20 साल के, तो उनके साथ कम्युनिकेशन कैसे करें, क्योंकि वो खुद को समझने लगते हैं कि हम अपने माँ बाप से या अपने बड़ों से ज्यादा जानने लग गए हैं, वो ज्यादा टेक सेवी होते हैं, तो उनको किस तरीके से कम्युनिकेशन करें? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जब हमारे बच्चे 18 साल के होते हैं और समझते हैं कि हमसे ज्यादा समझने लग गए, सेम ऐसा ही हमने भी किया था अपने, जब हम 18 साल के हुए थे तब। ये हर जनरेशन के साथ होता है, क्योंकि एक जनरेशन के बाद जब दूसरी जनरेशन आती है तब तक दुनिया बहुत बदल चुकी होती है। तो और आज की डेट में अगर कोई सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस वक्त सोसाइटी में, तो वो है दो जनरेशन के बीच का कम्युनिकेशन। हम लोग इस पर बहुत बड़े बड़े टॉक शो हमने किए हैं कि डील विद टू जनरेशन इन अ सेम बिजनेस। एक बिजनेस में भी दो जनरेशन का अभी पच पाना बहुत एक टेढ़ी खीर होता जा रहा है, इसलिए बहुत सारे नेक्स्ट जनरेशन के बच्चे अपने पेरेंटल बिजनेस को ज्वाइन नहीं करते। तो मेरा ही रिक्वेस्ट ये है कि बच्चों को आप ऐसे सुनिए कि जैसे वो आपके टीचर है, क्योंकि जब कोई आज बच्चा 18 साल का हो जाता है तो मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि टेक्नोलॉजी के कारण वो बहुत ज्यादा वेल इन्फॉर्म्ड है हमसे। उसकी इंफॉर्मेशन, उसके तरीके इंफॉर्मेशन निकालने के बहुत ज्यादा एक्टिव है हमारे से। तो लगातार उसके नॉलेज को सम्मान देना, उसकी बात सुनना और उसके बाद उस पे अपनी समझ, चूंकि आपने लाइफ देखी है, आपके पास बहुत एक्सपीरियंस है, आप ऐसी सिमिलर सिचुएशन को डील कर चुके हैं, आप उसके बाद करिए, लेकिन पहले उसको पूरा सुनने का उसको मौका दीजिए, उसको बोलने दीजिए। एक बार जब वो बोल लेगा तो आपके एक्सपीरियंस को भी सुनेगा। आपने उसकी नॉलेज को सुने बिना अपना एक्सपीरियंस झाड़ना शुरू कर दिया तो वो आपको सुनेगा नहीं, और फिर धीरे धीरे ये कम्युनिकेशन जो है वो कम्युनिकेशन गैप में तब्दील हो जाएगा। तो बच्चों को बहुत रेस्पेक्ट दीजिए। 18 साल तो बहुत ज्यादा आपने बता दिया, अब तो जो 10 साल का बच्चा है वो भी बहुत सारे मामलों में हमसे ज्यादा जानता है, तो उसकी बात को बहुत ध्यान से सुनिए, अच्छे लिसनर की तरह पूरा उसको सुनिए, समझिए और फिर बोलिए, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जी धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन मनोज जी डागा है, वो उनको अनम्यूट करें, वो पूछना चाहते हैं। जय जिनेन्द्र, प्रणाम भैया।
जय जिनेंद्र। मनोज भाई बोलिए। मेरा क्वेश्चन नहीं है, आज दोनों तरफ लेफ्ट राइट में दोनों बेटे बैठे हैं, तो एक बेटे का ही क्वेश्चन है, क्योंकि मेरा क्वेश्चन तो ऑलरेडी नरेंद्र जी सेठिया पूछ चुके हैं। जी पूछिए। रौनक। जय जिनेंद्र अंकल। जय जिनेंद्र। बहुत बार होता है कि जैसे हम लोग का मूड ऑफ है, थोड़ा जोर से बोलिए, लाउड। बहुत बार होता है जैसे हम लोग का मूड ऑफ है एंड उस टाइम सामने कोई भी आ जाता है, कुछ बोल, हम लोग इरिटेटेड एंड गुस्सा होते हैं एंड उस टाइम सारा का सारा भड़ास उन पे निकल जाता है एंड उस टाइम हम लोग फिर ठीक से सॉरी भी नहीं बोल पाते, बिकॉज हम लोग को उस टाइम गिल्ट ऐसा लगता है कि हम लोग बात भी नहीं कर पाते। तो उस टाइम क्या करना चाहिए? देखिए क्या होता है, जब गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाता है ना, तो एक्सीडेंट को अवॉइड करना बहुत मुश्किल होता है। जब हम गुस्से में आते हैं ना, एक्चुअली हमारा ब्रेक, हमारा कंट्रोल हमारी गाड़ी से छूट जाता है। उस समय जो शार्प ड्राइवर होता है वो क्या करता है कि एक्सीडेंट से बचने के लिए गाड़ी को सड़क से नीचे कच्चे रास्ते पे उतार देता है। तो ऐसे ही जब बहुत जोर से गुस्सा है तो उस भड़ास को किसी और के ऊपर निकालने के बजाय आप रास्ता और ट्रैक चेंज कर दीजिए, वहां से हट जाइए उस लोकेशन से, वरना वो ट्रामा और बढ़ेगा। थोड़ा कहीं भी अलग चले जाइए। ज्यादा ही गुस्सा है तो अपने कमरे में जाके तकिए को 5-10 घुसे मार लीजिए, या बाथरूम में जाके फिर से नहाना शुरू कर दीजिए। कुछ भी करिए लेकिन डाइवर्ट कर दीजिए अपने आप को। कुछ खाने पीने लग जाइए, कुछ भी करिए, पर उस समय उससे इनकाउंटर मत करिए। देखिए धीरे धीरे आप अपने आप को पहचानना शुरू करते हैं कि कौन सा स्टेज है जहां से ट्रिगर पॉइंट है आपका। जब आप अवेयर हो जाते हैं तो आपको पता लग जाता है कि यहां से सिचुएशन बिगड़ेगी। वो ट्रिगर पॉइंट को धीरे धीरे पकड़ने की कोशिश करिए और जैसे ट्रिगर पॉइंट आने लगे वहां से हट जाइए। एक बार आप हटना शुरू कर देंगे, आप देखेंगे 10 मिनट के बाद जो आप करना चाहते थे भयानक कांड, वो आपसे हो ही नहीं पाएगा उसके बाद। जैसे बाउंसर नहीं आती है तो अब हुक नहीं मारना है हर बार। सिचुएशन सेंसिटिव है टीम की, तो बैट्समैन क्या करता है, कितना ही बड़ा बैट्समैन हो, डक कर जान दे भैया सर के ऊपर से। नेक्स्ट क्वेश्चन सुरेंद्र जी सुराना पूछेंगे, उनको अनम्यूट करें। सुरेंद्र जी जब तक अनम्यूट हो रहे हैं, मैं चेन्नई के हमारे एक मित्र को देख पा रहा हूँ, दीपक जी सुराना को। हाँ जी, उनको अनम्यूट कर सकते हैं। दीपक जी चेन्नई से दीपक जी हैं, और मनोज जी को आपने अनम्यूट किया था पर वो आए नहीं। देखिए मनोज जी कहाँ हैं, हमारे युवा संघ के बहुत ही ओजस्वी लीडर रहे हैं मनोज जी। और हमारे ये दीपक जी वगैरह ने चेन्नई में दीपक जी को अनम्यूट करें। ये दीपक जी को अनम्यूट करिए, चेन्नई से भी कोई बातचीत हो जाए। यस दीपक जी बोलिए। जय जिनेंद्र मुकिम भैया, जय गुरुराम, कैसे हो? जय गुरुराम भैया बोलिए। सबसे पहले तो कलकत्ता संघ युवा संघ को बहुत बहुत साधुवाद एंड बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने भी समता संघ चेन्नई को ये मौका दिया साथ में जुड़ने का। मेरा एक छोटा सा सवाल था कि लाइफ में लिसनर ज्यादा इम्पोर्टेंट है या कम्युनिकेटर? मुश्किल सवाल पूछा आपने। नहीं देखिए, लिसनर जैसे ना आप ऐसे नहीं कह सकते शायद कि आपका स्कूल एजुकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है या कॉलेज का एजुकेशन। ये एक दूसरे से कनेक्टेड चीजें हैं। पहले आप अगर बहुत अच्छे लिसनर होते हैं तो ही बाद में आप अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हैं। तो अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए अच्छा लिसनर होना बहुत ही जरूरी है, निहायत जरूरी है। बिना अच्छा लिसनर हुए अगर कोई अच्छा कम्युनिकेटर बनने की सोचता है तो वो अपनी तैयारी में बहुत बड़ी चीज मिस कर रहा है। दोनों चीजें जरूरी है दीपक भैया। और एक दूसरा सवाल था कि जैसे काफी युवा युवती बच्चे आजकल युवा भी प्रोत्साहन देते हैं बच्चों को टिकटॉक के लिए, जिसमें मतलब संस्कार तो रहते नहीं है, वो पीछे नीचे माइनस में वाले संस्कार रहते हैं पूरे। तो जो अभद्र गाने हैं, अभद्र भाषा का इस्तेमाल रहता है, तो उस पर भी थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप रोशनी डालें। देखिए मैं टू बी वेरी फ्रैंक ये कहना चाहूंगा कि हम हर चीज के लिए रोक नहीं सकते अब बच्चों को। जैसे टिकटॉक वीडियो अभी अभी लॉकडाउन के बाद थोड़े ज्यादा ही पॉपुलर हो गए हैं, ऐसे ही मीम्स भी बहुत बन रहे हैं चीजों पर। हम
अगर उनको पूरी तरह मना करेंगे तो मालूम है क्या होगा कि वो हमसे छुप के या ये कह देंगे या अपना शटर डाउन कर देंगे कि इनको कुछ समझता नहीं है। हम उनको उनके जो ये बना रहे हैं, अगर वो थोड़ा सा वर्गल है तो हम कह सकते हैं कि ये नहीं आप इस गाने पे कर सकते थे, ये स्टोरी नहीं आप ये कर सकते थे। ऐसे हल्के फुल्के सजेशन देने हैं और सजेशन दे के हट जाना है। ज्यादा समझाना और लेक्चर नहीं देना है बच्चों को आज के समय में। थोड़ा सा बोल के हट जाना है कि बेटा ये मेरे को कुछ खास क्लिक नहीं कर रहा है यार, थोड़ा वर्गल है, इट्स नॉट गुड। ऐसे ही आप टेम्परली धीरे धीरे यूज करेंगे ना तो धीरे धीरे उनको भी लगेगा यार मैं अच्छा काम भी कर सकता हूँ। क्योंकि मैं देखता हूँ कि टिकटॉक में बहुत लोग बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। आप इंस्टाग्राम पे देखिए जैसे कि बहुत लोग बहुत अच्छा क्वालिटेटिव आर्ट वर्क कर रहे हैं, बहुत अच्छे सॉन्ग्स गा रहे हैं, इतने डीप मीनिंग के सॉन्ग्स लिख रहे हैं खुद यंग बच्चे। तो जो मीडियम है वो मीडियम खराब नहीं है। कभी कभी बहुत जल्दी और आसानी से सरलता से करने के लिए बच्चे ऐसी चीजों की तरफ जाते हैं। हमको ऐसे मेंटर उनको थोड़ा थोड़ा ऐसे रोकते रहना चाहिए प्यार से। ऑल राइट सर, और कोई क्वेश्चन? संजय जी पूछना चाहते हैं नेक्स्ट, संजय जी सेठिया। संजय जी सेठिया, हाँ। बोल रहा था आपकी हैंडराइटिंग बहुत ही अच्छी है, आपकी हैंडराइटिंग बहुत ही अच्छी है। इंग्लिश देखिए, इंग्लिश बाकी जनरल में इंग्लिश हर एक की सब अच्छी होती है, लेकिन कम से कम हिंदी कहीं पर देखने को मिलती नहीं है। और हिंदी हैंडराइटिंग जैसे आपकी है, और बहुत जन तो क्या है कि हिंदी लिखना भी नहीं जानते, तो कम से कम उसके लिए थोड़ा सा बताइए कि भाई किस तरह से मतलब कि हैंडराइटिंग को वो किया जा सके और एक काफी अच्छी पर्सनैलिटी मतलब कि वो सामने दिखाती है। बहुत धन्यवाद संजय भैया, आपने मेरे फेसबुक पोस्ट को ध्यान से देखा है और मेरी हैंडराइटिंग को आपने अच्छा कहा है, थैंक यू। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरी हैंडराइटिंग बहुत खराब थी जब मैं स्कूल में पढ़ता था। तो जैसे मैं एक अच्छा वक्ता बनने के लिए लगातार अपनी ऑडिटरी स्किल पर काम कर रहा था, ऐसे ही मैंने अपनी हैंडराइटिंग पे काम करना शुरू किया। तो मैंने किसी को पढ़ा था कि जो ऐसे हैंडराइटिंग है, कम्युनिकेशन है, ये जिंदगी भर सुधरता चलता है। मतलब ऐसे नहीं होता कि हैंडराइटिंग एक बार आपकी जैसे सेट हो गई वो लाइफ टाइम चलेगी, ना 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 ना, वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम उसके बारे में सोचना छोड़ देते हैं। जब भी आप लिखें आप सोचें कि यार मैं और अच्छा लिखूं, बस ऐसे सोच के आप लिखना शुरू करिए। और मैं आपको संजय भैया सच बात बता रहा हूं कि मेरी हैंडराइटिंग नाउ आई एम 55 अभी भी सुधरती जा रही है। अभी भी मैं कई बार अपना लिखा हुआ देखता हूं और अपना ही 2 साल पुराना पोस्ट देखता हूं तो मुझे लगता है कि आज मैंने और बेटर लिखा है। तो हैंडराइटिंग का भी बहुत गहरा कनेक्शन हमारी अवेयरनेस और हमारे थॉट प्रोसेस से है। अगर हम ये सोच के लिखें कि हमें अच्छा लिखना है और बढ़िया लिखना है और इसके कर्व्स को इतना ब्यूटीफुल, और जैसे कि हम कोई पेंटिंग कर रहे हैं, जैसे कोई म्यूजिक बजा रहे हैं। ये देखिए मैं आपसे कहता हूँ बोलना लिखना इट्स अ टाइप ऑफ म्यूजिक। जब हम अपने बोलने पे ध्यान डाल देते हैं तो म्यूजिक बन जाता है, जब हम अपने लिखने में ध्यान डाल देते हैं तो म्यूजिक बन जाता है। तो ऐसे हम उसको म्यूजिक की तरह एड्रेस करें तो वो बिल्कुल सुधरेगी और हर एक की हम में से सुधर सकती है। कल से हम प्रैक्टिस शुरू करें, हम सिंपली 4 लाइन भी लिख रहे हो तो हम ऐसे कोशिश करें। बस धीरे धीरे आप आज एक पेज लिख के कहीं रख दीजिए, 5 साल बाद देखिएगा आप बोलेंगे ये हो ही नहीं सकती मेरी राइटिंग। थैंक यू। मनोज जी आए हैं क्या? लाइन मनोज जी सुराना आ गए क्या? मनोज जी दिख तो नहीं रहे भैया। महेश जी मनोज पूछना चाहेंगे। हाँ, जो भी पूछना चाहता हूँ उनको बोल दीजिए। एक भाई साहब और हाथ उठा रहे हैं, उनका नाम तो स्क्रीन पे नहीं आ रहा है। सुरेंद्र जी सुराना है, नेक्स्ट पूछेंगे, वो नेक्स्ट उनका ही है। हेलो, एक पीयूष भंडारी जी भी हाथ उठा रहे हैं। हाँ, अच्छा, हमारे राजेंद्र भैया भी मुझे दिख गए अभी पहली बार। थैंक यू राजेंद्र भैया, आपने बहुत अच्छा मुझे मौका दिया, बहुत मजा आ रहा है। सब लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं बहुत ही शानदार है। आई एम रियली एंजॉयिंग राजेंद्र भैया। थैंक यू। हेलो, महेश जी मनोज अनम्यूटेड है। हाँ जी, जय जिनेंद्र, जय गुरुराम। जय गुरुराम सर, फरमाइए। महेंद्र जी, मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में हम लोग कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं?
अरे वाह, बड़ा फिलोसॉफिकल क्वेश्चन पूछा है आपने। सेल्फ रेस्पेक्ट और जो वर्षों से इस प्रश्न से जूझ रहा हूँ। अरे जूझिए बिल्कुल मत, प्रश्नों से इश्क करिए, दोस्ती करिए उनसे। प्रश्न भी बहुत ही मुश्किल चीज होती है, गर्लफ्रेंड की तरह हमेशा परेशान करते रहते हैं। तो प्रश्न जो है वो जूझिए मत। हाँ, आपने जो सवाल उठाया है उससे हर इंडिविजुअल जिंदगी भर जूझता है, सेल्फ रेस्पेक्ट और आपने कहा ईगो। यस, ये बहुत ही बारीक सी लकीर होती है दोनों के बीच में। एग्जैक्टली। जैसे कि ईगो कहां से आता है कि हमें ये सेल्फ रियलाइजेशन होता है कि ये चीजें मैं जानता हूं, ये चीजें मैं समझता हूं, ये मेरी नजर में ठीक है। इन थॉट्स को लेके जो हमारा पॉजिटिवनेस है, जो हमारी पकड़ है, वो ईगो बनाती है। सेल्फ रिस्पेक्ट एक दूसरी चीज होती है जिसमें कि हम ये मानते हैं कि कोई मुझे अपमानित या आहत ना करे, मेरे थॉट्स को, मेरे विचार को या मेरे ओपिनियन को। ऑलराइट, यही है ना साहब? जी 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 जी। अब आप देखिए, अगर अब बाहर से हम जब कैमरा लगा के दोनों तरफ देख रहे हैं तो दोनों बहुत अलग अलग चीजें दिख रही है। लेकिन ये कब एक दूसरे की बाउंड्री में घुस जाती है, ये कब बीच वाली दीवार गिर जाती है, ये हम लोगों को समझना है। यहाँ पर होता ये है कि जो हमारी पकड़ है अपने जानने के प्रति, अपने जाने हुए के प्रति, अपनी पर्सनालिटी के प्रति, अपनी पोजीशन के कारण, उन सब चीजों को ही हम अपना सेल्फ रेस्पेक्ट समझ लेते हैं। उन चीजों को अगर कोई भी हर्ट करता है या कोई भी उससे डिसएग्री होता है तो हमको लगता है कि नहीं यार, ये मेरे सेल्फ रेस्पेक्ट को हर्ट कर रहा है। जबकि ऐसी कोई बात नहीं है, उसको क्या लेना देना, क्यों आपके सेल्फ रेस्पेक्ट को हर्ट करेगा? वो उस समय आपके उस ओपिनियन को चैलेंज कर रहा है, वो आपके उस थॉट को चैलेंज कर रहा है। और जैसे हमने टॉक के शुरू में कहा था कि हमारे को तो हमारे पूरे दर्शन ने यही सिखाया है कि जो केवली थे, जो तीर्थंकर थे, उन्होंने जाते जाते कहा कि जिसको मैं सच मान रहा हूं, उद्भासित कर रहा हूं, कह रहा हूं, उससे एकदम विरोधी बात भी सत्य हो सकती है। मुझे इसका ठीक से नहीं पता, आप देख लो। तो इसलिए हमको भी ये पकड़ छोड़नी चाहिए और सीधा अपने पे नहीं लेनी चाहिए। वो उस समय का मोमेंटरी थॉट, ओपिनियन, सिचुएशनल अगेंस्ट होता है, उसको हमारी टोटल पर्सनालिटी से हमको लिंक नहीं करना चाहिए। तो शायद हम इससे बच सकते हैं कि ईगो के कारण हमारा सेल्फ रेस्पेक्ट जो बार बार हर्ट होता है, उसको हर्ट नहीं होने देना चाहिए। सेल्फ रेस्पेक्ट एकदम एक पर्सनलाइज्ड चीज है, उसको हमेशा रहने देना चाहिए। और ईगो सेंट्रिक जो प्रॉब्लम आती है, जिसको हम सेल्फ रेस्पेक्ट समझते हैं, वो नहीं होनी चाहिए। ओके, गॉट इट। और एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि जैसे बहुत बार ये फीलिंग आती है कि मुझे तो सब पता है, तो ये मुझे क्या सिखाएगा, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो इसके ऊपर कैसे ओवरकम होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले हम में से सबको ये मानना चाहिए कि हमको जितना भी पता है वो बहुत ही कम है। हम इस जानने के समुद्र में एक बूंद भी नहीं है। जी जी जी, वो तो सच है। लेकिन बूंद जब समुद्र में मिलती है तो खुद सागर हो जाती है। जी। तो ऐसे ही ये जानना कि मुझे पता है, वो वहां से हमारे सीखने की और पता होने की, समझ लीजिए कि एंड हो जाता है। उसके बाद हम कुछ ज्यादा सीख नहीं सकेंगे, आगे नहीं बढ़ सकेंगे। हमें हमेशा जिंदगी में हर वो अगला दिन जो हमें जीने के लिए दिया है, उससे पूरी तरह ओपन होना चाहिए और हमेशा स्टूडेंट होना चाहिए। मैं आपसे बहुत ईमानदारी के साथ और बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि एक रिक्शे वाला, एक मुटिया भी हमें बहुत कुछ सिखाता है, अगर हम उसको उस तरह से देखें, टीचर की हैसियत से। इस जिंदगी में जिससे भी हमारा इनकाउंटर होता है, वो दरअसल हमें कुछ सिखाने के लिए, कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए वो हमारे सामने आता है। और हमारा फायदा हमेशा सीखने में है, सिखाने में कोई ज्यादा फायदा नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच। तो हमेशा कोशिश करना चाहिए कि जिससे भी मिले उससे कुछ सीखें। जैसे कोई आदमी बड़ा मेहनती है लेकिन उसके इधर का ज्यादा कुछ हमको नहीं सिखा पा रहा है, तो हमको उसकी मेहनत से सीखना चाहिए कि यार कितना लेबोरियस है यार, ग्रेट यार, हम इसकी जगह तो मर जाए 2 दिन में ऐसी मेहनत करके। अनकंडीशनल एफर्ट्स, राइट। हाँ, बस ये एफर्ट हमको डालना चाहिए। और हर एक पूरी जिंदगी, आखिरी सांस अभी मालूम है 1 घंटे बाद जाने वाले हैं, तब तक भी अगर कुछ सीखे तो वो काम क्या आता है साहब। सबसे बड़ी बात है
कि सीखा हुआ जो कुछ भी है वो इस शरीर के साथ खत्म नहीं होता, ज्ञान वो सारा का सारा डेटा ट्रांसफर हो जाता है अगली चेतना में। जन्म जन्मांतर करोड़ों जन्मों की यात्राओं में हम लगातार एक्सपीरियंस करने के लिए हमको 70-80 ईयर्स अलग अलग रोल में किरदार में लाइफ डालती है। जितना हम कमाते हैं शरीर के साथ नहीं खत्म होता, ये हमारा नाक नक्शा नाम खत्म हो जाता है, लेकिन वो सारा डेटा आगे ट्रांसफर होता है। तभी आप देखेंगे कि एक दो ट्विंस बच्चे होते हैं तो दोनों की समझ अलग है, एकदम अलग होती है, क्योंकि वो पीछे का डेटा अपना अपना कलेक्शन होता है। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सुरेंद्र जी सुराना, रेडमी, उनका नाम रेडमी लिखा हुआ है स्क्रीन पे। सुरेंद्र जी सुराना पूछेंगे। 2 रेडमी है, किसको करूं मैं? बहुत सारे रेडमी हैं ऐसे और बहुत सारे आईफोन हैं। वो हाथ उठा दे तो सीधा उस क्लिक कर देंगे वो। हाँ वो हाथ उठा रहे हैं भैया, हाथ उठाए हुए दिख रहे हैं। हाँ हाँ, उन सफेद दाढ़ी वाले भैया। यस यस यस, उनको अनम्यूट करिए। सेकंड नंबर स्क्रीन पे फर्स्ट है वो। यस, जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र सर, बोलिए। सर मुकिम जी, मेरा प्रश्न ये है कि ये कम्युनिकेशन की जो लैंग्वेज है, जब स्पीच देते हैं तो वन वे टॉपिक होती है, और भाई जब इंटरेक्शन सेशन होता है तो दोनों आदान प्रदान, जैसे अभी हम लोग का क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा है, तो हम भी बोलते हैं, आप भी सुनते हैं, आप जवाब देते हैं, हम सुनते हैं। तो कम्युनिकेशन जैसे आप स्पीच देते समय तो वन वे टॉपिक हो जाती है। व्हेन यू आर स्पीकर, वी आर ओनली टू लिसन, वी कांट आस्क यू एनीथिंग बिकॉज वी हैव टू जस्ट कीप साइलेंट। लेकिन अभी जो क्वेश्चन आंसर सेशन है, इंटरेक्शन सेशन है, अभी हम पूछते हैं, आप जवाब देते हैं। तो इसमें मेरा कहने का तात्पर्य है, व्हाट अबाउट हैंडीकैप्ड पीपुल्स? दुनिया में बहुत सारे गूंगे हैं, अंधे हैं या बहरे हैं, उनसे साथ संवाद करने में बहुत असुविधा होती है। तो हाउ टू कम्युनिकेट विद देम, कि मेरी बात उन तक पहुंची या नहीं पहुंची, उन्होंने मेरी बात झेली है या समझे या नहीं समझे, कैसे मालूम करें कि हमारा कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ? व्हाट आई मीन टू से, वाज इट इज कंप्लीटेड कम्युनिकेशन, जो मैंने उनको कहा ये कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, ये कैसे पता चले? गॉट इट सर। आप अपना नाम बताइए एक बार। सुरेंद्र सुराना जी। सुरेंद्र भाई साहब, बहुत ही अच्छा आपने सवाल उठाया है। आपने एक अलग डायमेंशन दिया है हमारी पूरी इस चर्चा को। थैंक यू वेरी मच। यहाँ से मैं एक नए नैरेटिव पे बात कर सकता हूँ कि जो कम्युनिकेशन है वो भाषा का मोहताज नहीं है। जो प्रेम की भाषा है, जो प्यार की भाषा है, और उससे आगे बढ़ के मैं कहता हूं जो हृदय की भाषा है, वो किसी भी लैंग्वेज की मोहताज नहीं है। जैसे आपको मैं उदाहरण के लिए बताऊं, प्रेम का जो दुनिया में सबसे गहरा उदाहरण है वो है माँ और बेटे के रिलेशन का। कोई बेटा ऐसा होता है जो बोल नहीं सकता है, सुन नहीं सकता है, लेकिन उसकी माँ को बराबर पता होता है कि इस समय उसको भूख लगी है, इस समय वो सोना चाहता है, इस समय वो खेलना चाहता है, इस समय वो अपने फादर से मिलना चाहता है, क्योंकि वो हार्ट से उससे जुड़ी हुई है। ऐसे ही इसी अगर हम पावर के साथ द लैंग्वेज ऑफ हार्ट, इस पर अगर हम काम करें, तो मैं आपसे यकीन के साथ कहता हूं कि बहुत बार आपके साथ, हम में से सबके साथ ऐसे होता है कि आपको अचानक किसी की बैठे बैठे याद आती है। वो बंदा यहां से हजारों किलोमीटर दूर यूके में बैठा होता है, और आप देखते हैं कि 15-20 मिनट बाद, एक दिन बाद अचानक उसका फोन, और आप कहते थारी सौगन यार, मैं तने काल ही तो याद करा। तो वो क्या हुआ? वो हार्ट की लैंग्वेज वाइब्रेट हुई, वो सिग्नल प्रोड्यूस हुए यूनिवर्स में, उसके हार्ट में जाकर भी वो वाइब्रेशन हुआ, घंटी बजी, सिग्नल को ब्रेन ने पकड़ा, और उसको पता नहीं क्यों उसने बैठे बैठे आपको फोन लगाया। इट इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट लैंग्वेज ऑन दिस प्लेनेट, हार्ट की लैंग्वेज। तो हमको ऐसे लोगों से कम्युनिकेट जब करना हो जो लैंग्वेज का सहारा नहीं हो, वहां हमको हार्ट की कम्युनिकेशन को ओपन कर देना चाहिए, और वो बहुत स्ट्रांग है। हम सब कुछ सुन सकते हैं और सब कुछ उनसे कह भी सकते हैं। आप देखेंगे जानवरों के साथ ऐसा होता है, जो हमारी लैंग्वेज नहीं समझते, हम उनकी नहीं समझते, लेकिन आप देखेंगे कि हमारी जो गाय होती है वो हमारे कैंप, मैं आपको एक अपना उदाहरण बताता हूँ साहब। मेरे फैक्ट्री कैंपस में कुछ 100 कबूतर हैं, तो मैं जब रोज जाता हूं तो सबसे पहले गाड़ी से उतरने के बाद उनको दाना डालता हूं।
कुछ महीनों के बाद क्या हुआ कि जैसे फैक्ट्री कैंपस में मेरी कार अंदर घुसती है, वो कबूतर कहाँ कहाँ दूर दूर बिल्डिंगों में बैठे हुए सब के सब उड़ते हुए मेरे आगे आगे मेरी कार के ऊपर ऊपर चल रहे होते हैं, क्योंकि उनको पता है कोई आवाज नहीं, कोई साउंड नहीं, कोई हॉर्न नहीं, बट इट इज अ लैंग्वेज ऑफ हार्ट। तो ऐसे ही ये मामला साहब। डन। वो एक मुझे आपको बोलना था, बहुत आई एम वेरी थैंकफुल कि आपने बहुत अच्छा ये सेशन लिया। देयर आर मेनी प्रैक्टिकल पॉइंट्स व्हिच यू हैव कवर्ड। एक डायमेंशन में आपसे पूछना चाह रहा था, हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं सभी स्पीच देने का या कोशिश करता हूँ, आई स्टार्ट गेटिंग फ्राइड। तो ये फ्राइड स्टेज फियर को कैसे हम दूर कर सकते हैं? मैंने व्हाट आर द थिंग्स व्हिच वी शुड थिंक और प्रैक्टिस ऑन अ डे टू डे बेसिस so that I mean you said, आज जैसे आपने बोला कि आप मिरर के सामने बोलिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास में उस पर्टिकुलर टॉपिक में जब बोलना होता है तब हमारे पास में उस टॉपिक के रिलेटेड नॉलेज नहीं रहता है, तब उसको हम लोग कैसे माने इंटेलिजेंटली उसको हम लोग टैकल कर सकें? बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत प्रैक्टिकल सवाल है। और आप एंकर होते हुए भी आप इतने अच्छे लिसनर हैं कि आप पिछले 1 घंटे से सबके क्वेश्चन सुनते रहे और आपने अपना क्वेश्चन अब पूछा है जी। तो मैं आपको बताता हूं कि देखिए, जो स्टेज फियर है ना, वो हमेशा होता है कम तैयारी के कारण। हमारा होमवर्क बहुत स्ट्रांग नहीं होता। दूसरा, हमारा होमवर्क कैसा होता है कि जैसे मुझे किसी सब्जेक्ट पे बोलना है, तो हम लाइफ में फर्स्ट टाइम उस सब्जेक्ट पे जाते हैं, इधर उधर से तैयारी करके 1-2 पेज का बना लेते हैं और फिर हम उसको याद करते हैं। स्टेज पे जाने के बाद आज भी इतने सालों बाद भी मैं बहुत सारी वो बातें भूल जाता हूं जो मैं कहना चाहता हूं। वो जगह अलग होती है, वहां हम दूसरे हो जाते हैं, हम वो नहीं रहते जो नीचे होते हैं। स्टेज पर जब आप पोडियम पे जाते हैं, आप एंटायरली डिफरेंट मैन। तो उस समय आपको करना ये चाहिए कि आप रिलेटिवली बहुत सारा और भी पढ़ें, खाली 2 पेज जो आपको बोलना है उतने से मतलब ना रखें, पहली बात। दूसरी बात, ये आप मान के चलें कि ये 2 पेज आप भूलने वाले हैं, तब क्या होगा? तब आप ये पहले से मान ले 5 मिनट। जैसे जब आप प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं आईने के सामने, 5 बार आपने जो लिखा हुआ उसको बढ़िया से याद करके बोल लिया, आपको लगा हो गया, और वहां जैसे माइक ऑन हुआ पूरा जीरो ब्लैक। ऐसा सैकड़ों बार हमारे साथ हुआ है। अब यहां पे आप क्या करिए, आईने के सामने भी ब्लैंक कर दीजिए अपने आप को कि मैं अब कुछ नहीं जानता, चल अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो मैं क्या बोलूंगा, और वो प्रैक्टिस करिए। अगर 5 बार आप एक्चुअल लिखी हुई प्रैक्टिस करते हैं तो 5 बार ब्लैंक वाली प्रैक्टिस करिए। 5 ब्लैंक में आप कुछ भी बोलेंगे, आने दीजिए अपने से बाहर। जस्ट अलाउ योरसेल्फ व्हाट स्पीक। जो कुछ अंदर बोल रहा है उसको आने दीजिए, उसको रेस्पेक्ट करिए, उससे प्यार करिए जो आ रहा है नैरेटिव। मत सोचिए कि यार इतना अच्छा मेरे पास लिखा हुआ था, ये क्या मैं कुछ भी बोल रहा हूं। ना 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 ना, कुछ भी कुछ नहीं होता। तो अगर आपने ऐसे प्रैक्टिस की, 5 बार वो ब्लैंक वाले को भी आने दिया, तो पहली बात तो आप स्टेज पे जाओगे तो आपको वो डर तो खत्म ही कि मैं भूल गया तो क्या होगा, है ना। और फिर वो ब्लैंक वाला जो आपके पास है ऑलरेडी 5 बार बोला हुआ, वो 6वीं बार भी बोल दीजिएगा। और मैं आपको सच बताता हूँ, बेहतरीन से बेहतरीन स्पीच वो हुई है मेरी जिसमें मैं अपना पूरा कंटेंट भूल गया। जब मैं कंपटीशन कर रहा था स्कूल में, कॉलेजेस में, नेशनल्स कर रहा था, तब बहुत बार ऐसा हुआ मैं पूरा वो भूल गया, और उसी दिन मैंने क्लियर कट लैंडस्लाइड विक्ट्री मारी। क्योंकि वो जो भीतर से आता है ना, वो बहुत बेहतरीन चीज होती है। और मैं आपसे बताऊं कपिल, कि वो जो भीतर से आता है ना, वो कई बार इतना अद्भुत होता है जो आपने पढ़ा नहीं होगा, कहीं सुना नहीं होगा, लेकिन वो डेटा होता है आपके पास कई जन्मों का पुराना, वो ओपन हो जाता है। और उसको होने दीजिए, मजा आ जाएगा आपको आपकी स्पीच सुन के भी कि वाह यार क्या बोला कपिल आज तो। थैंक यू, थैंक यू। एक और मेरे को ये था कि काफी लोग पूछ भी रहे हैं चैट में कि अगर आप कोई सजेस्टिव सेल्फ हेल्प बुक्स या कुछ जिससे अपने कम्युनिकेशन इंप्रूव कर सके, अगर आप कुछ एक सजेस्टिव बता सकें तो सब शायद ऑडियंस सुनना चाहेंगे। कि मैंने ये टॉक शुरू करते ही आपको बताया था कि अगर इसका बहुत सिस्टमेटिक प्रोग्राम हम करते हैं तो
उसका एक हमारे पास करीब 16-17 पॉइंट्स हैं उसके टेक्निकली, कि टेक्निकली हम कैसे कैसे किस किस सेक्टर पे काम करेंगे। तो वो हम कभी फिर कर सकते हैं उसकी क्लास, जैसे आपको मैं स्क्रीन पर दिखाऊं, ऐसे एक पूरा हमारे पास फ्रेम्ड प्रोग्राम है कि हम उसको कैसे एक पूरी कम्युनिकेशन स्किल को, जैसे कि जो पहला उसका चैप्टर है उसमें 4 चीजों पे हम बात करते हैं, लिसनिंग पे, पढ़ने पे और थिंकिंग पे और फिलॉसफी पे। फिर उसका जो सेकंड चैप्टर है उसमें हम सेल्फ कॉन्फिडेंस, एनर्जी लेवल, लैंग्वेज, स्माइलिंग और कॉन्स्टिट्यूम। थर्ड पे बात करते हैं हम कि कैसी हम सिचुएशन में बोल रहे हैं, कौन लोग हैं हमारी चारों तरफ, हमारे ऑडियंस की हमको नब्ज कैसे पकड़ में आएगी, हम अपने स्पीच को इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं, और कैसे हम करंट सिचुएशन में जो चारों तरफ चल रहा है उसके एग्जांपल्स लगा के हम अपनी स्पीच को लाइव बना सकते हैं। और एंड हम करते हैं कि कैसे पूरे बोलने के दौरान हमको बहुत ही डेलिकेट और बहुत ही पोलाइट बने रहना है, कैसे टाइम की जो लेंथ है उसका वायलेशन नहीं करना है, कैसे हमेशा अपने आप को ऐसे क्राफ्ट करना है कि हम टाइम लिमिट के अंदर ही अपनी बात पूरी कर सकें, और ग्रेटिट्यूड की फीलिंग हमेशा हमारे अंदर कितनी गहरी है बोलते समय, जिन्होंने हमको बोलने के लिए मौका दिया। तो ऐसे कि पूरा सिस्टमेटिक प्लान है जिस पर हम कभी आप लोगों के साथ बात करेंगे और पूरा आपको बताएंगे। सर एक चीज पूछना था, काफी ऑडियंस बोल रही है वो कभी कब है? कब हो सकता है वो कभी? मतलब आप बोले ना कभी बात करेंगे, तो ऑडियंस पूछ रही है कब होगी? मैं People want to get this class। सबको शायद मेरे को लगता है चैट बॉक्स में सभी लोग लिख रहे हैं कि इनको ये क्लास करनी है। ठीक है, तो हम ऐसे करेंगे कपिल भैया, आप लोग और अवेयरनेस चेक कर लीजिए कि बहुत सिंसियरली जो ऑडियंस टेक्निकली, क्योंकि देखिए वो जो टेक्निकल सेशन है वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल भी हो जाता है कई बार जी। अरे मैं बीच में एक बार कपिल जी आपका आंसर करूं उसके पहले मैं बहुत खुश हूं देखकर, लेकिन अभी वो स्क्रीन से चले गए। गौतम जी जैन मुझे दिख रहे हैं, हमारे संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो मैं बहुत खुश हूं उनको देखकर। इज अ लेजेंड पर्सनालिटी, मतलब ऐसे लोग हैं जिनको देखकर आज पूरे संघ को गौरव होता है। पर्सनली मेरा तो उनसे बहुत सालों से संबंध है। तो मतलब आप जब हम ये स्पीच की बात कर रहे थे ना, तो एक आदमी कितना सोफिस्टिकेटेड, कितना डेलिकेट, कितना स्वीटली अपने इंटेलेक्ट में बात कर सकता है, ये मैं गौतम जी से हमेशा सीखता हूँ। मैं जब भी उनको देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि इतना नॉलेजेबल, इतना हाइट पर भी कोई इंसान इतना पोलाइट, कितना डेलिकेट कैसे हो सकता है। तो अभी वो हमारी इस कन्वर्सेशन में हमारे साथ है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं आपसे अभी एक भाई साहब से बात कर रहा था, द लैंग्वेज ऑफ हार्ट, कि जब हम कम्युनिकेशन कहीं नहीं कर पाते तो हमारी बातचीत कैसे होती है। मैं आपको पूरी ईमानदारी के साथ एक बात बतला रहा हूँ कि कल जब हमारा कैलकाटा का कार्यक्रम फिक्स हुआ, तब से मैं सोच रहा था कि मैं ये लिंक गौतम जी साहब को भेज दूं, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले मुझे 10-15 दिन पहले कहा था कि हम एक ऐसा आपका सेशन ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। तो मेरा बड़ा मन हुआ, फिर मुझे लगा कि मैं कैसे गौतम जी साहब को बोलूं एक कम्युनिकेशन पे वो आए, उनका इतना प्रीशियस टाइम है। अगर मैं उनको इन्फॉर्मेशन के लिए भी भेजूंगा तो उनको लगेगा कि शायद मैं उनको इसमें शामिल होने बोल रहा हूँ। तो ऐसे संकोच करके मैं रह गया। लेकिन आप देखिए कि वो लैंग्वेज ऑफ हार्ट जो थी मेरी, वो सिग्नल उन तक गया और वो स्क्रीन पर है। ये ताजा उदाहरण है साहब। तो सॉरी कपिल, मैं अब आपकी बात पे आता हूँ। तो कपिल भैया ये ऐसे है कि हम लोग, आप थोड़ी अवेयरनेस चेक कर लीजिएगा कि कौन लोग बहुत सीरियसली इस पे काम करना चाहते हैं, क्योंकि वो जो टेक्निकल सेशन होगा वो थोड़ा सा डिटेल्ड होगा और उस पे थोड़ा टेक्निकल बात करेंगे। तो जो बहुत जिनको इन्फो है उन लोगों का एक ग्रुप आप शॉर्ट आउट कर लीजिए, और फिर उसके बाद अपने संघ के लिए आप रात को 2 बजे बोलोगे तो मैं तैयार हूँ। इससे बड़ा मेरे जीवन का और कोई सौभाग्य नहीं हो सकता, क्योंकि मैं और ज्यादा कोई काम जानता नहीं हूँ, मुझे बस यही थोड़ा सा काम आता है, तो मैं जरूर करना चाहूंगा। आप लोग थोड़ा सा उसको अच्छे से कर लीजिए। ओके ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कोई पूछना चाहेंगे? गौतम जी जैन अनम्यूटेड है वो। मेरे ख्याल से गौतम जी अनम्यूट हैं अभी, उनका थोड़ा सा सुनते हैं हम जरूर। जय जिनेंद्र साहब, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र साहब, बहुत अच्छा तो लगा। आपको आए हैं क्योंकि कम्युनिकेशन पावर इज द बेस्ट थिंग इन द लाइफ, जिसको इसलिए मैंने सोचा कि ये मेरे को मिस नहीं करना चाहिए। तो आई ज्वाइंड लेट, और मैंने ज्वाइन करके बहुत अच्छा सीखा है।
मेरा ये एक आपसे ये जानना था कि इस कम्युनिकेशन को भी हम स्पिरिचुअलिटी से किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए क्या बेहतरीन सवाल है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो हमारा कम्युनिकेशन है वो गहरे में सबसे बड़ी स्पिरिचुअलिटी है, क्योंकि ज्यादातर हम लोगों को हर्ट करते हैं या परेशान करते हैं या दुख पहुंचाते हैं, वो बाकी और चीजों से हम कर पाए या नहीं कर पाए, पर कम्युनिकेशन के थ्रू तो हम ये सारा काम कर डालते हैं। और अगर हम किसी को हील करना चाहते हैं, किसी को ढांढस बंधाना चाहते हैं, किसी को प्रेम जैसी बेहतरीन खुशबू देना चाहते हैं उसके लाइफ में, तो उसके लिए भी सबसे स्ट्रॉन्ग चीज है, बिना कोई मटेरियलिस्टिक चीज किसी को दिए बिना भी सिर्फ कम्युनिकेशन के थ्रू भी हम उसके दिल को एक राहत, एक समता, एक जिसको कह सकते हैं कि आत्मसंतोष, आत्म खुशी जैसी चीजें हम दे सकते हैं। हजारों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति को दे सकते हैं। अब तो कम्युनिकेशन, जैसे कि इस एरा में 20th सेंचुरी जब से शुरू हुई तब से ये बात बहुत स्ट्रांगली आई कि भाई अब जो अगला समय है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है। दरअसल वो, मैं उस वर्ड को इस तरह इंटरप्रेट करता हूँ कि अब जो समय है वो सिर्फ कम्युनिकेशन का है। जो इतनी ओवरलोडेड हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, उस इंफॉर्मेशन, उस डेटा को हम अपने अंदर रिसाइकिल करके फिर उस पर जो हम रेस्पॉन्ड करते हैं, वो इस वक्त दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गई है। तो आपने बहुत ये अच्छा नैरेटिव ओपन किया है कि स्पिरिचुअलिटी को हम कैसे और बहुत और शायद मेरे को ऐसे लगता है कि हमारी सारी स्पिरिचुअलिटी हमको एक बहुत बेहतरीन कम्युनिकेटर होना सिखाती है गहरे में। जैसे कि अगर हम प्रतिक्रमण करते हैं तो हमने जहां जहां शब्द से आक्रमण किया है पूरे दिन भर के दौरान, उन सब आक्रमण का अपोजिट हम प्रतिक्रमण कर लेते हैं कि भैया बड़ी गलती हो गई, अब हम दोबारा नहीं करेंगे, ज्ञात अज्ञात प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जैसे भी हुआ। जब हम सामायिक में जाते हैं, समय के पास लौटते हैं, वो भी इतना, और हम उस समय किसी से कम्युनिकेट नहीं करते। महावीर ने इतनी अद्भुत चीज बताई, इसके पहले पूर्ववर्ती लोगों ने खामोश होने के लिए, ध्यान के लिए कहा, तो ध्यान में अगेन किसी और की जरूरत है, लेकिन सामायिक में सिर्फ अपने साथ कम्युनिकेशन। जो हमारे साथ ही कम्युनिकेशन हमारा होता है, बस वहीं से आध्यात्मिकता शुरुआत होती है। उसके बाहर की जो चीजें हैं वो धार्मिकता हो सकती है, लेकिन आध्यात्मिकता की शुरुआत होती है सेल्फ कम्युनिकेशन के साथ। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि जब हमारा अपने साथ बहुत अच्छा कम्युनिकेशन होता है तो हमारा कम्युनिकेशन दूसरों के साथ भी अच्छा होता है। अगर हमारा अपने साथ अच्छा कम्युनिकेशन नहीं होता, हम अपने साथ फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, अपने साथ एंगर में होते हैं, अपने साथ एंजाइटी में होते हैं, तो जो चीजें भीतर होती है वही हम कम्युनिकेशन के थ्रू दूसरे को। तो मेरे को लगता है कि बहुत ही स्ट्रांग रिलेशन है और इस पर बहुत अच्छा एक बड़ा हम काम टॉक भी कर सकते हैं कि कम्युनिकेशन इन स्पिरिचुअलिटी। बहुत अच्छा है। इसके लिए मैंने भी इस कम्यून वर्ड को CO मीन्स कूल विथ इंद्रिय मीन्स संभाव, डबल M मीन्स माइंड इन माइंड, दैट इज संक्षण ध्यान, एंड अनफोल्ड योर कसाई के अवगुण को अनफोल्ड करना। तो ये चीजें मैंने कम्यून को एक थोड़ा रिलेट करने का कोशिश किया, तो इसलिए मैंने बोला आपसे थोड़ा समझ लें। नहीं, बहुत अच्छा है साहब, ये बहुत ही अच्छा नैरेटिव है और इस पर हम सबको काम करना चाहिए। इट्स वेरी रिक्वायर्ड, वेरी नाइस। और आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने जैसे निवेदन किया था कि भाई एक हमारे को आपके साथ में वेबिनार करना है 17 के पहले, तो एक सब्जेक्ट आप दे देंगे तो किसी भी तरह से उसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो भी आपका, बिल्कुल जल्दी हम आज हम बात करके और एक सब्जेक्ट तय कर लेंगे जो मतलब सबके लिए ज्यादा ऐसे लगे, उसी पर हम बात करेंगे। श्योर श्योर श्योर, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गौतम जी कांकरिया और राजेंद्र जी कोठारी हैं। अभी अभी मेरे को निश्चल भाई भी दिख रहे हैं, बहुत अच्छा लगा सर आपको। जय जिनेंद्र महेंद्र भाई। जय जिनेंद्र निश्चल भैया, बोलिए। आज हम लोग कलकत्ता संघ बहुत गौरवान्वित है कि आपका मार्गदर्शन मिला, जो शेयर किया हम लोग के साथ, और साथ में गौतम जी हमारे साथ जुड़े, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा राजेंद्र जी से कि आप गौतम जी के बारे में थोड़ा सबको परिचय करवा दें। जय जिनेंद्र, जय गुरुराम। गौतम भाई साहब के बारे में जानकार नहीं है। हाँ बोलिए। गौतम भाई साहब के बारे में किसी को बताने की दरकार नहीं है।
वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन है, और मेरे से ज्यादा स्वयं महेंद्र जी ने, जो मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट ऑरेटर हैं, बता ही चुके हैं कि उनकी क्या क्या चीजें हैं। उन्होंने बताया था कि राष्ट्रीय संघ कुछ करना चाहता है, सो हमने यही डिसाइड किया कि लिविंग दैट एजेंडा हम इसी कम्युनिकेशन पर बात करें। गौतम भाई साहब का कम्युनिकेशन कितना सुंदर है, ये तो देखिए। अभी आपने ये दो बुद्धिजीवियों की बात तो हुई, तभी हमने समझ गए कि वार्ता कैसी होनी चाहिए। आई एम वेरी थैंकफुल टू महेंद्र भाई एंड गौतम भाई साहब, सो स्पेंडिंग द टाइम एंड कमिंग टू द शिविर। सर थैंक्स टू युवा संघ चेन्नई एंड कलकत्ता आल्सो, और कलकत्ता तो स्पेशली, जिन्होंने पिछले 22 दिनों से जो आप ये सीरीज 23 दिनों से जो सीरीज कर रहे हैं, इट्स वेरी गुड। मतलब जो समय का, लॉकडाउन के समय का सही सदुपयोग जो आप कर रहे हैं और सभी को मोटिवेट कर रहे हैं, उसके लिए संघ की तरफ से भी बहुत बहुत साधुवाद। और महेंद्र जी, आपको तो विशेष तौर से बहुत बहुत साधुवाद कि आप हम सभी को प्रेरणा देते रहते हैं, और हम आपको जल्दी ही इस प्लेटफॉर्म पे वापस बुला करके आप सबसे प्रेरित होने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, जी हाँ। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये कोई भी जो दौर होता है वो कुछ हमको नई बातें सिखाता है। जैसे कि जो ये दौर है, आज हम इतने लोग एक साथ बातचीत कर रहे हैं, तो सोचिए कितना सिविल एविएशन का फ्यूल, कितना सड़कों का फ्यूल, कितना गमनागमन बचा के, कितने अहिंसक तरीके से आज हम इतने लोग अब एक दूसरे की एनर्जी को एक्सचेंज कर सक रहे हैं। तो ये एक नया एवेन्यू भी खुल गया है। मैं आपसे एक बात और, कम्युनिकेशन की चूंकि बातचीत चल रही है, मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि अभी थोड़े दिनों पहले संघ का एक ऑडियो चल रहा था, जिसमें 100 लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे और अपने अपने सवाल गौतम जी से पूछ रहे थे। तो मैं लगातार 1.5 घंटे तक उस ऑडियो पे बना हुआ था, और मैं सिर्फ ये सीखने की कोशिश कर रहा था कि इतने तरह तरह के सवालों का कैसे कूलली जवाब दिया जा सकता है और उसको सेटिस्फाई किया जा सकता है। तो मुझे ये बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि हमारे अध्यक्ष गौतम जी ने हर व्यक्ति के सवाल को इतने प्रेम से, इतने अच्छे से समझा और इतने कूलली उसको आंसर दिया कि वो उसका जो साउंड की वाइब्रेशन होती है उसे समझ में आ गया कि वो एकदम गदगद है, और वो पूरे तल्लीनता के साथ हमारे गुरुदेव के जो भी बताए हुए रास्ते हैं उसके लिए काम करेगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, और हम सब ब्लेस्ड हैं कि हमारे पास ऐसे अध्यक्ष हैं, ऐसा नेतृत्व है। और सबसे बड़ी बात, इतना टेक्निकली सब लोग बात कर रहे थे। मतलब पहले हम देखते थे समाज की मीटिंगों में बहुत ही ऐसी बातें होती थी जिसको 5 मिनट में खत्म किया जा सकता था। लगातार MIS प्रोग्राम के बारे में, टेक्नोलॉजी को कैसे हम पूरी स्पिरिचुअलिटी के साथ उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर लगातार जो बात हो रही थी, ये सोच के मुझे बहुत ही अच्छा लगा देख कर कि हमारा संघ एक बिल्कुल नए डायमेंशन की तरफ जा रहा है। और 2-5 साल के बाद तो शायद जब ये पूरा हमारा काम दुनिया के सामने आ जाएगा, तो सारी दुनिया इसको सोचेगी कि इन्होंने कैसे कर लिया। जैसे कि हमारा उत्क्रांति का जो कॉन्सेप्ट है हमारे गुरुदेव ने जो दिया, ये एकदम ही ऐसा नैरेटिव था जिस पर कोई बात करने से डरता था, लेकिन हमारे गुरुदेव ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए एक ऐसी चीज दी कि जो आज के समय की सबसे बड़ी प्रासंगिक चीज बन गई। इस पेंडेमिक सिचुएशन के बाद तो उत्क्रांति इतनी मतलब वो हो गई है कि अब हमको कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। और अभी तो उत्क्रांति केवल शादी में नहीं सर, उत्क्रांति जीवन ही उत्क्रांति हो गया है। बहुत सही। तो चलिए, मुझे लगता है कि समय आप लोग का हो गया है पूरा। महेंद्र भाई, आपका एक जम्बू स्वामी का प्ले है, वो क्या इस चैनल में जूम के वीडियो में हो सकता है क्या? जम्मू स्वामी का प्ले अभी हम लोगों ने दिल्ली में किया था, वो YouTube पे है। तो अगर आप चाहें तो वो YouTube का लिंक मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, और उसमें भी वो हमारे अपने दिल्ली के साधु मार्गी संघ ने ही कराया था, और उसमें भी हमारे सारे लोग थे, गौतम जी भी वहाँ थे। बहुत बहुत अच्छा था निश्चल जी, रियली मतलब थ्योरेटिकल होते, थ्योरेटिकल में 1 मिनट बात काटना चाहूंगा, पर थ्योरेटिकल होते हुए और 1 घंटा खड़े खड़े, 1.5 घंटा, नो केवल 1 घंटे का टाइम था, पर 1.5 घंटा कैसे निकाला, मतलब उसी संवाद को किस तरह से जन जन तक हार्ट में पहुंचाया जम्बू स्वामी का, वो रियली इट वाज वेरी वंडरफुल एंड एक्सीलेंट। मेरा सभी